नमस्कार, जय हिंद दोस्तों ये आपका देखेंगे तो 1 तारीख का होमवर्क है। और दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका करंट अफेयर जो है आपका देखा जाए तो आपका पेज नंबर 100 यानी पेज नंबर जो है 51 से लेकर के 55 तक देखना है। क्वेश्चन बैंक की बात करते हैं तो पेज नंबर 131 से लेकर के 140 तक पेज देखना है। जियोग्राफी में देखेंगे तो भारत की नदियाँ और सहायक नदी देखना है। पॉलिटी में देखेंगे तो आपका अनुसूचित देखना है। और हिस्ट्री में देखेंगे तो आपका 1857 की क्रांति देखना है, ठीक है। और स्टैटिक में देखेंगे तो आपका क्वेश्चन नेशनल से संबंधित है। तो चलिए इसको भी हम पूरा देख लेते हैं, पूरा वीडियो को देखा कीजिए, क्योंकि देखिए वीडियो बनाने में बहुत अधिक मेहनत लग रहा है और हर एक टॉपिक को हम कवर कर रहे हैं जो भी आपका होमवर्क के तौर पर मिल रहा है। और शाम में जो है आपका इसका टेस्ट होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं सारा वीडियो। दोस्तों ये आपका परीक्षा मंथन का करंट अफेयर है और आज हम देखने वाले हैं पेज नंबर 51 से लेकर के 55 तक जो है हम इसका करंट अफेयर देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा जो शुरू हो रहा है आपका भारत जापान 2+2 वार्ता से शुरू होगा। देखिए अगस्त 2024 में नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में तीसरी जापान भारत 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता जो है संपन्न हुई है। विदित हो कि 2+2 वार्ता में विदेश मंत्री एवं रक्षा मंत्री या उनके समकक्ष शामिल होते हैं। भारत का अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, ब्राज़ील एवं रूस आदि देशों के बीच देशों के साथ भी आपका जो है 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता जो है प्रारूप जो आपका जो है आयोजित किया जाता है। भारत की पहली 2+2 वार्ता सितंबर 2018 में जो है अमेरिका के साथ आयोजित जो है किया गया था। अमेरिका भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और पुराना 2+2 वार्ता जो है साझेदार है। बोत्सवाना में मिल दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा है। जैसे आपका अगस्त 2024 में बोत्सवाना में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा खोजा गया है। यह हीरा जो है आपका 2492 कैरेट का है। इसे जो है कनाडाई कंपनी लुकारा डायमंड ने खोजा है। विदित हो कि यह बोत्सवाना की कैरो खदान में मिला है। बोत्सवाना दुनिया के सबसे बड़ा जो है हीरा उत्पादक देश है आपका। उल्लेखनीय है कि कुलिनन डायमंड दुनिया का सबसे बड़ा हीरा है। इसे वर्ष 1905 में दक्षिण अफ्रीका की प्रीमियम खदान में खोजा गया था। यह 3106 जो है कैरेट का है। डेविस जलडमरू मध्य में नए महाद्वीप की खोज है। जैसे हाल ही में कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच डेविस जलडमरू मध्य में एक सूक्ष्म महाद्वीप की खोज किया गया है। इसे जो है डेविस स्ट्रेट प्रोटो माइक्रो कॉन्टिनेंटन है ना कॉन्टिनेंट नाम जो है दिया गया है, क्योंकि इसका निर्माण इस क्षेत्र में स्ट्रेट के टेक्टोनिक विकास के कारण जो है आपका हुआ था। यह सूक्ष्म महाद्वीप 19 से 24 किलोमीटर मोटी पतली महाद्वीपीय परत है। नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन द्वारा फिलिस्तीन को राज्य की मान्यता। 28 मई 2024 को स्पेन, आयरलैंड और नॉर्वे ने फिलिस्तीन को औपचारिक रूप से एक राज्य घोषित किया है। बहुत से लोग इस कदम को एक संकेत के रूप में देखते हैं कि फिलिस्तीनी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने लिए खड़े हो रहे हैं और यह उसी जवाब में है। गाजा में मानवीय स्थिति इजराइल की सैन्य कार्रवाइयों से और भी जो है बदतर हो गई है। स्वतंत्रता के लिए फिलिस्तीनियों के प्रयास को इस तथ्य से बल मिलता है कि स्पेन, आयरलैंड और संभवतः अन्य यूरोपीय संघ के देश जल्द ही अपनी स्थिति को पहचान लेंगे। हालांकि जल्द ही ज़मीनी स्तर पर बहुत अधिक वास्तविक परिवर्तन नहीं होगा। यह जो है इजराइल पर शांति वार्ता फिर से शुरू करने के लिए अधिक दबाव डालता है, जो विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इजराइल फिलिस्तीनी राज्य को शेष विश्व का जो है दर्जा विश्व द्वारा जो है आपका मान्यता दिए जाने के विचार के खिलाफ जो है लड़ रहा है। देखिए जिम्बाब्वे की नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा ZIG। अप्रैल 2024 में जिम्बाब्वे ने एक नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा ZIG जारी किया है। इसके नाम का अर्थ देखेंगे तो जिम्बाब्वे गोल्ड है। जिम्बाब्वे का यह प्रयास अर्थव्यवस्था को स्थिर करना है, जो पिछले 25 वर्षों से लगातार संकट की ओर जो है आपका बढ़ रही है। फ्रांस अपने राष्ट्रीय चार्टर में गर्भपात के अधिकार को शामिल करने वाला जो है पहला देश। जैसे फ्रांस ने गर्भपात के अधिकार को हाल ही में अपने संविधान में शामिल कर महिला अधिकारों का समर्थन करने का अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर एक मजबूत संदेश दिया है। न्याय मंत्री एरिक डी मोरत्ती ने एक विशेष सार्वजनिक समारोह में फ्रांस के संविधान में संशोधन को अंकित करने के लिए 19वीं सदी के प्रिंटिंग प्रेस का उपयोग किया है। इसके साथ ही फ्रांस अपने राष्ट्रीय चार्टर में गर्भपात के अधिकार को शामिल करने वाला पहला देश जो है हो गया है। इस प्रावधान को फ्रांसीसी सांसदों ने हाल ही में मंजूरी दिया है। दुनिया का पहला तैरता शहर बुसान। दक्षिण कोरिया के बुसान नगर के तट पर दुनिया का पहला
तैरता हुआ शहर 2025 तक जो है स्थापित होने की संभावना है। इस शहर को जलवायु परिवर्तन के कारण जो है आपका समुद्र जल स्तर में होने वाली वृद्धि तथा बाढ़, सुनामी और चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं से लोगों को महफूज करने के लिए बसाया जा रहा है। 15.5 एकड़ क्षेत्र में विकसित हो रहे इस बाढ़रोधी शहर में 12,000 लोग जो है रह सकते हैं। पपुआ न्यू गिनी में आपातकाल। देखिए 11 जनवरी 2024 को दंगा फैलने के कारण जो है पपुआ न्यू गिनी की राजधानी पोर्ट मैरस्बी में प्रधानमंत्री जेम्स मारापा ने आपातकाल की घोषणा किया है। अशांति तब भड़की जब नवीनतम वेतन चेक में वेतन में 50% तक की कमी को लेकर पुलिस और अन्य लोक सेवकों ने संसद के बाहर विरोधी जो है प्रदर्शन किया है। प्रधानमंत्री के अनुसार वेतन में कटौती कंप्यूटर त्रुटि के कारण जो है हुआ था, जिससे जो है लोक सेवकों के वेतन में करीबन $100 तक जो है आपका कटौती किया गया था। शांति सैनिकों के खिलाफ जो है अपराधों की निगरानी भारत सरकार द्वारा। देखिए मार्च 2024 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों को रिकॉर्ड करने और अपराधियों को जवाबदेह ठहराने के मामले की निगरानी के लिए एक नया जो है डाटाबेस लॉन्च किया है। इस डाटाबेस को ऑनलाइन भंडारण के रूप में जो है कार्य करने के लिए जो है आपका डिजाइन किया गया है। अब यहाँ से दोस्तों देखेंगे तो ये आपका नवीनतम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन दिया गया है, जो कि यहाँ से आपका जो है क्वेश्चन बनेगा। तो चलिए आपका पूरा कॉलम में दिया गया है, इसको हम अच्छे से देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर देखेंगे तो सम्मेलन का नाम है, दिनांक, माह या फिर विशेषता। जैसे G20 शिखर सम्मेलन 2024 ये आपका 18 से 19 नवंबर 2024 हो जाएगा। आयोजन स्थल की बात करते हैं तो रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील। थीम की बात करते हैं तो एक न्यायसंगत विश्व एवं एक संधारणीय ग्रह का निर्माण। अध्यक्षता की बात करते हैं तो ब्राज़ील द्वारा, और संस्करण की बात करते हैं तो 19वां। COP29 29वां संयुक्त राज्य जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2024 ये आपका 11 से 22 नवंबर 2024 हो जाएगा। आयोजन स्थल की बात करते हैं तो बाकू, अजरबैजान। यह पृथ्वी की जलवायु प्रणाली में ग्रीन हाउस गैस सांद्रता को कम करने के लिए एक वैश्विक पर्यावरण संधि, इसे जो है आधिकारिक तौर पर वर्ष 1992 में अनुमोदित किया गया था। इसके अन्य नाम की बात करते हैं तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन, रियो शिखर सम्मेलन और रियो सम्मेलन। इसके तहत पार्टियों का पहला सम्मेलन 1995 में बर्लिन जर्मनी में जो है आपका आयोजित जो है किया गया था। COP16 21 अक्टूबर 2024 से लेकर के 1 नवंबर 2024 के बीच। आयोजन स्थल की बात करते हैं तो कैली, कोलंबिया। यह कानूनी रूप से बाध्यकारी एवं बहुपक्षीय संधि है। इस संधि पर जून 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुए पृथ्वी शिखर सम्मेलन के दौरान जो है आपका हस्ताक्षर किया गया था। यह संधि दिसंबर 1993 से लागू हुई है। इस अभिसमय के पक्षकारों के सम्मेलन का पहला सत्र जो है 1994 में नासाओ, बहामास में जो है आपका आयोजित किया गया था। 19वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन अक्टूबर 2024। देखिए आयोजन स्थल की बात करते हैं तो वियतनाम में, लाओस। इसमें भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद, साइबर और समुद्री खतरों जैसी वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा की तथा संवाद आधारित संघर्ष समाधान पर जो है बल दिया। EAS की स्थापना जो है 2005 में दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन के नेतृत्व वाली पहल के रूप में किया गया था। इसका जो पहला शिखर सम्मेलन है 14 दिसंबर 2005 को मलेशिया के कोलालमपुर में जो है आपका आयोजित किया गया था। 21वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन अक्टूबर 2024। आयोजन स्थल की बात करते हैं तो वियतनाम में, लाओस। सदस्य की बात करते हैं तो भारत सहित आसियान समूह के सभी 10 देश, जैसे आपका ब्रुनोई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। उद्देश्य की बात करते हैं तो भारत की एक नीति के 1 दशक के पूरे होने पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा आसियान नेताओं के साथ मिलकर आसियान भारत व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा और सहयोग की भविष्य की दिशा जो है आपका तय करना है। अगला है कि SCO शिखर सम्मेलन 2024 16 अक्टूबर 2024। देखिए 16 अक्टूबर 2024 को पाकिस्तान के इस्लामाबाद में संघाई सहयोग संगठन के शासनाध्यक्ष परिषद की बैठक में भारत, पाकिस्तान, चीन, रूस सहित अन्य सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। भारत की ओर से विदेश मंत्री S जयशंकर ने इस बैठक में हिस्सा लिया है। विदित हो कि यह एक अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 15 जून 2001 को चीन के संघाई शहर में हुआ था। इसका मुख्यालय चीन के बीजिंग शहर में स्थित है।
इसका उद्देश्य जो है यूरेशियन राजनीतिक, आर्थिक, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एवं सुरक्षा एवं रक्षा संगठन को जो है मजबूत करना है। अगला है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024, 22 से 24 अक्टूबर 2024। देखिए आयोजन स्थल की बात करते हैं तो कजान, रूस। थीम की बात करते हैं तो न्यायसंगत वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को सुदृढ़ करना। ब्रिक्स विश्व की उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन है। ब्रिक्स की परिकल्पना मूलतः गैर पश्चिमी देशों के एक समूह के रूप में भी किया गया था, जो विश्व बैंक की अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी संस्थाओं के समूह के लिए जो है प्रस्तुत किया गया था। प्रमुख सदस्य की बात करते हैं 10 आपका जो है सदस्य देश है आपका रूस, चीन, भारत, ईरान, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील, इथियोपिया, सऊदी अरब। अन्य भागीदार देश की बात करते हैं कुल 13 देश है आपका अल्जीरिया, बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, तुर्की, युगांडा, उज्बेकिस्तान एवं वियतनाम आपका सही होगा। यूएन समिट ऑफ द फ्यूचर। देखिए 22 से 23 सितंबर 2024। देखिए भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के न्यूयॉर्क में 79वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के दौरान आयोजित भविष्य के शिखर सम्मेलन में अपना संबोधन दिया। उन्होंने कहा है कि वैश्विक संस्थाओं में सुधार वैश्विक शांति है ना, देखिए वैश्विक शांति एवं विकास के लिए महत्वपूर्ण है। विदित हो कि समिट ऑफ द फ्यूचर वर्ष 2024 में संयुक्त राष्ट्र के 79वें वार्षिक महासभा बैठक के दौरान आयोजित एक प्रमुख कार्यक्रम है। यह प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करता है तथा गरीब एवं जलवायु संकट जैसी समकालीन चुनौतियों से निपटने के लिए बहुपक्षीय विकास बैंकों में सुधार पर विशेष जोर देता है। इसका उद्देश्य सतत विकास लक्ष्य शिखर सम्मेलन को आगे बढ़ाना और सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति में तेजी लाने के उद्देश्य से भविष्य के लिए एक कार्रवाई उन्मुख समझौता जो है प्रदान करना है। आगे आते हैं वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2024 सितंबर 2024। देखिए आयोजन स्थल की बात करते हैं दिल्ली, भारत। संस्करण की बात करते हैं द्वितीय। यह शिखर सम्मेलन खाद्य विनियामकों का एक वैश्विक मंच है। इसमें 30 अंतर्राष्ट्रीय संगठन और 70 से अधिक देश जो है शामिल हुए हैं। अगला है क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 21 सितंबर 2024। देखिए आयोजन स्थल की बात करते हैं तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा, एक सेकेंड, ये आपका हो जाएगा डेलावेयर, अमेरिका। क्वाड प्राथमिकताएं स्वास्थ्य सुरक्षा। देखिए महामारी और अन्य बीमारियों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाना, प्राकृतिक आपदाओं को प्रबंधन, त्वरित प्रतिक्रिया के लिए प्रयास करना। समुद्री सुरक्षा की बात करते हैं तो समुद्री क्षेत्र की सुरक्षा को सुदृढ़ करना, डिजिटल बुनियादी ढांचा, उच्च मानकों का निर्माण करना। जलवायु परिवर्तन की बात करते हैं तो जलवायु परिवर्तन के खतरों का सामना करना। साइबर सुरक्षा की बात करते हैं तो साइबर सुरक्षा में सुधार लाना। पहला बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन 6 से 8 अगस्त 2024। आयोजन स्थल की बात करते हैं दिल्ली, भारत। इस सम्मेलन में बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के उपायों पर चर्चा किया गया है। इस सम्मेलन का उद्देश्य बिम्स्टेक के सदस्य देशों के बीच व्यापार और निवेश के माध्यम से क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। यूक्रेन शांति सम्मेलन 15 से 16 जून 2024। आयोजन स्थल की बात करते हैं तो बर्गन स्टॉक, स्विट्जरलैंड। आयोजन की बात करते हैं स्विट्जरलैंड द्वारा, और इस शांति सम्मेलन में रूस को आमंत्रित जो है नहीं किया गया था। 50वां G7 शिखर सम्मेलन 13 से 15 जून 2024। आयोजन स्थल की बात करते हैं तो फासानो, अपूलिया, इटली। मेजबान की बात करते हैं इटली द्वारा। देखिए इस सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा और पोषण के लिए संरचनात्मक बाधाओं को दूर करने हेतु G7 अपूलिया खाद्य प्रणाली पहल का जो है शुभारंभ किया गया है। इस शिखर सम्मेलन में वैश्विक अवसंरचना निवेश के लिए वर्ष 2027 से 627 तक 600 बिलियन अमेरिकी डॉलर एकत्रित करने का जो है निर्णय लिया है। विदित हो कि G7 समूह के सदस्य देश इटली, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। इसकी स्थापना वर्ष 1975 में तेल संकट के प्रतिक्रिया स्वरूप जो है किया गया था। विश्व जल शिखर सम्मेलन 18 से 25 मई 2024। आयोजन स्थल की बात करते हैं तो बाली, इंडोनेशिया। थीम की बात करते हैं तो साझा समृद्धि के लिए जल। आगे हमारा है कि परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 21 मार्च 2024। जो आपका आयोजन स्थल है ब्रुसेल्स, बेल्जियम। मेजबानी की बात करते हैं तो बेल्जियम द्वारा। इस शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता जो है बेल्जियम के प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर डी क्रू और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक राफेल मारियानो ग्रासी ने किया है।
जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए 22 देशों द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा पत्र में 2050 तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 3 गुना करने का लक्ष्य रखा गया है। यह परमाणु क्षेत्र में वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग के लिए दुनिया का प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मंच है। इसका गठन जो है 29 जुलाई 1957 को एक स्वायत्त संगठन के रूप में जो है आपका स्थापित किया गया है। यह आपका आखिरी पेज है 55 नंबर का। देखिए 7वां हिंद महासागर शिखर सम्मेलन 9 से 10 फरवरी 2024। देखिए आयोजन स्थल की बात करते हैं तो पर्थ ऑस्ट्रेलिया। यह सम्मेलन ऑस्ट्रेलिया सरकार के विदेश मंत्रालयों और व्यापार विभाग, सिंगापुर के राजा रत्नम स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज और ऑस्ट्रेलिया के पर्थ एशिया सेंटर के सहयोग में जो है आपका आयोजित किया गया है। इस सम्मेलन की थीम की बात करते हैं तो एक स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर है। इस वर्ष इस सम्मेलन में 40 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व जो है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया है। अब आते हैं दावोस शिखर सम्मेलन 2024, जनवरी 2024 की बात करते हैं तो जनवरी 2024 में दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच की बैठक दुनिया भर के वैश्विक राजनेता, तकनीकी क्षेत्र के नवप्रवर्तकों और चिंतकों ने भाग लिया है और विश्व के समक्ष विद्यमान सबसे गंभीर आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक चुनौतियों से निपटने पर विचार विमर्श किया है। इन चर्चाओं में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की अहम भूमिका रही है, जहां इसमें AI की परिवर्तनकारी क्षमता पर प्रकाश डाला गया है। वही नवोन्मेषी एवं विवेकपूर्ण शासन की आवश्यकता को जो है रेखांकित किया गया है। 6वां EAS सम्मेलन 4 से 5 जुलाई 2024। आयोजन स्थल की बात करते हैं मुंबई, भारत। मेजबानी जो है आपका भारत द्वारा 6वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है विदेश मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया की सरकारों के साथ साझेदारी जो है किया गया है। इस सम्मेलन ने एशियन के नेतृत्व वाले EAS तंत्र को मजबूत करने और EAS कार्य योजना 24 से 28 का समर्थन करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया है। EAS इंडो पैसिफिक क्षेत्र में रणनीतिक संवाद के लिए एकमात्र नेतृत्व वाला मंच, जहां 18 देशों के नेता राजनीतिक, सुरक्षा और आर्थिक चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए मिलते हैं। तो आप यहां पे देख सकते हैं ये आपका 55 समाप्त हो गया है। आगे हम देखेंगे आर्थिक परिदृश्य और ये आपका अगला होमवर्क मिलेगा तो उसको देखेंगे। दोस्तों अगला हम देखेंगे जियोग्राफी से देखेंगे और ये आपका भारत की नदियाँ और सहायक नदी देखना है। भारत की नदी और सहायक नदी ही देखना है, ठीक है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो दोस्तों ये रहा आपका, और ये हम जो है देखेंगे दृष्टि क्विक बुक से देखेंगे, प्रमुख नदियों तथा उनसे संबंधित तथ्य देखेंगे, ठीक है। देखिए सिंधु की बात करते हैं तो तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट सिंधी खम्बान हिमनद से, और सहायक नदी की बात करते हैं तो आपका पंचनद, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलुज, श्योक, गिलगित, जास्कर, हुंजा, नुब्रा, सिगार व काबुल। अब इसका देखिए थोड़ा सा मुहाना भी देख लेते हैं। विशेषता वगैरह उतना तो इम्पोर्टेंट है लेकिन मुहाना जरूरी है, अरब सागर हो जाएगा। झेलम की बात करते हैं तो बैरीनाग जम्मू एवं कश्मीर के दक्षिण पूर्व भाग के निकट शेषनाग झील, और किशनगंगा हो जाएगा सहायक नदियाँ, जिससे आपका पाकिस्तान में नीलम नदी के नाम से आपको जानी जाती है। और मुहाना की बात करते हैं तो आपका चेनाब हो जाएगा, ठीक है। चेनाब की बात करते हैं चंद्रा एवं भागा नामक दो नदियों से मिलकर बनी है। ये दोनों केलांग के निकट टांडी में मिलती है। चंद्रा एवं भागा का उद्गम स्रोत हिमाचल प्रदेश में हिमालय की हिमाच्छादित चोटियां हैं। झेलम, रावी, तवी इसका जो है एक तरीके से सहायक नदी है, और सतलुज नदी जो है इसका बोल सकते हैं मुहाना है। रावी की बात करते हैं, और यहाँ देखिए सिंधु की जो है सबसे बड़ी आपका ये सहायक नदी भी है। थोड़ा सा इसका विशेषता भी देख लेंगे हम। देखिए हिमाचल प्रदेश की कुल्लू पहाड़ियों से रोहतांग दर्रे के पश्चिम से चेनाब नदी इसका जो है मुहाना है। हिमाचल प्रदेश की चंबा घाटी से होकर बहती है। व्यास, रोहतांग दर्रे के निकट व्यास कुंड हिमाचल प्रदेश से। सतलुज जो है इसका मुहाना है। हरिके बैराज जहां व्यास एवं सतलुज नदियां का संगम इंदिरा गांधी नहर निकाली गई, इसका अपवाह केंद्र जो है भारत में है। सतलुज की बात करते हैं मानसरोवर झील के निकट राक्षस ताल, तिब्बत, व्यास जो है इसका सहायक है। और चेनाब की बात करते हैं तो इसका जो है मुहाना है। लुधियाना एवं फिरोजपुर इसके जो है किनारे बसे शहर हैं। अब आते हैं गंगा के बारे में देखेंगे। देखिए गंगा के बारे में देखेंगे तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से, दरअसल यहाँ से भागीरथी निकलती है। देवप्रयाग में जब ये अलकनंदा से मिलती है तो उसके बाद
संयुक्त धारा का नाम जो है गंगा हो जाता है। बाएं किनारे पर मिलने वाली सहायक नदियां रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक और बागमती, कोसी, महानंदा। दाएं किनारे पर मिलने वाली सहायक नदी की बात करते हैं तो यमुना, सोन, टोंस, हुगली गंगा की प्रमुख वितरिका, ये सब जो है सहायक नदी हैं। बंगाल की खाड़ी में देखेंगे तो ये आपका गिरती यानी मुहाना है। देखिए हिंदू मान्यता के अनुसार गंगा भारत की पवित्रतम नदी है। 2008 में राष्ट्रीय गंगा यानी राष्ट्रीय नदी का जो है दर्जा है। भारत का सबसे बड़ा जो है अपवाह तंत्र भी है। सोन की बात करते हैं, मध्य प्रदेश स्थित अमरकंटक की पहाड़ी से रिहंद, उत्तरी कोयल, जोहिला, गोपद और कन्हर ये सब जो है किसका सहायक नदी है। गंगा नदी में पटना से पश्चिम दानापुर में। और देखिए इस नदी का नाम जो है सोन इसलिए पड़ा क्योंकि यह जो है नदी की जो बालू होता है इसका पीला रंग का होता है, इसकी वजह से ये चमकता है, इसकी वजह से जो है इसका नाम जो है सोन नदी पड़ा है। रामगंगा की बात करते हैं तो गैरसैंण के निकट गढ़वाल की पहाड़ियों से खोह, गगन और आरिल, गंगा कन्नौज के निकट बाईं ओर से मिलने वाला यह गंगा की पहली बड़ी सहायक नदी है। कार्बेट राष्ट्रीय पार्क से अपवाहित है। गोमती की बात करते हैं तो फुलहर झील, पीलीभीत जिला, उत्तर प्रदेश सही हो जाएगा। गंगा गाजीपुर से पूर्व, देखिए लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर इसके किनारे बसे उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहर हैं। अब आते हैं घाघरा के बारे में देखेंगे तो मानसरोवर झील के निकट मापचा चुंग हिमनद, तिब्बत के पठार, सरयू, शारदा, राप्ती, छोटी गंगा ये सब जो है आपका सहायक नदी है। गंगा बिहार में छपरा के पास इसका जो है मुहाना है। देखिए शारदा नदी रामपुर के निकट कोरियाला में घाघरा से मिलती है। छपरा के निकट गंगा में मिलने से पूर्व यह नदी लंबी दूरी तक बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है। तीस्ता की बात करते हैं तो पाऊ हुनरी, हिमनद, सिक्किम, रंगीत, ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा। तीस्ता नदी जल विवाद भारत एवं बांग्लादेश के मध्य है। गंडक की बात करते हैं तो नेपाल, हिमालय, त्रिशूली, माडी ये सब जो है इसका सहायक नदी है। गंगा पटना के समीप सोनपुर, देखिए काली एवं त्रिशूली नदियों के संगम से बनी है। अन्य नाम की बात करते हैं नारायणी नदी हो जाएगा। त्रिवेणी नहर जो है इसी नदी से जो है निकाली गई है। कोसी की बात करते हैं तो नेपाल में 7 धाराओं के मिलने से उद्गम मुख्य धारा जो है अरुण है, जो तिब्बत के कोसाई थान चोटी से निकलती है। नेपाल में अरुण में सुनकोसी एवं तामुर कोसी मिलती है। अरुण इसके बाद सप्तकोसी बन जाती है। नेपाल के सप्तकोसी क्षेत्र के 7 धाराओं से मिलकर कोसी नदी जो है 3 नदियों का धारण जो है रूप धारण करती है, तामुर, अरुण एवं सुनकोसी। देखिए सप्तकोसी कही जाने वाली सुतकोसी, तांबाकोसी और तलखू और दूधकोसी, भोटिया, अरुण और तामुर। गंगा नदी आपको हो जाएगा मुहाना। देखिए नेपाल से आने वाली यह नदी बिहार के बराह क्षेत्र में जो है समतल मैदान में उतरती है। बराह क्षेत्र नेपाल सीमा से सटा बिहार का वह क्षेत्र है जिसके बारे में धार्मिक मान्यता है कि भगवान विष्णु ने यही वराह अवतार धारण किया था। अपने मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है सोन नदी कोसी को, और यह जो है पूर्ववर्ती नदी है। महानंदा की बात करते हैं, दार्जिलिंग की पहाड़ी, मेची काई जो है इसका एक तरीके से बोल सकते हैं सहायक नदी है। गंगा नदी आपका हो जाएगा मुहाना। देखिए भारत में यह गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है आपका। आते हैं यमुना। देखिए बंदरपुर श्रेणी पर स्थित यमुनोत्री हिमनद से देखिए दाहिने तट पर मिलने वाली नदियां चंबल, सिंधु, बेतवा, केन। बाएं तट पर बात करते हैं तो आपका टोंस, हिंडन, सेंगर, रिंद। हिमालय प्रदेश में टोंस यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। गंगा नदी प्रयागराज में इसका जो है मुहाना है। देखिए यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। दिल्ली के निकट यमुना जो है काफ़ी प्रदूषित हो गई है। चंबल की बात करते हैं तो जाना पाव पहाड़ी, महू यानी मालवा का पठार, इंदौर जिला मध्य प्रदेश के निकट। और बाएं तट पर मिलने वाली नदी बनास यानी राजस्थान से आती है। दाएं तट पर मिलने वाली जो नदी है काली, सिंध, पार्वती। इसका जो है यमुना नदी आपको हो जाएगा मुहाना। यह राजस्थान एवं मध्य प्रदेश तक मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है। चंबल नदी को घड़ियालों का प्राकृतिक आवास माना जाता है। चंबल उत्खात भूमि यानी बीहड़ के लिए प्रसिद्ध है। यह एक अध्यारोपित नदी का उद्गम है। केन, कर्णावती, कैमूर की पहाड़ी,
श्यामरी जो है इसका हो जाएगा सहायक, यमुना नदी जो है इसका मुहाना, और पांडव प्रताप जो है इसका हो जाएगा प्रमुख। आते हैं शारदा, मिलाम, हिमानी, काली नदी अथवा घाघरा जो है इसका मुहाना। देखिए शारदा नदी जो है प्रारंभ में गौरी गंगा तथा भारत नेपाल सीमा पर काली नदी के नाम से आपको यह जानी जाती है। आते हैं दामोदर, देखिए छोटा नागपुर का पठार झारखंड के पलामू जिले से बराकर, बोकारो, कोनाल, जमुनिया जो है इसका सहायक नदी है। हुगली नदी जो है इसका मुहाना। देखिए पूर्व में बंगाल का शोक के नाम से आपका कुख्यात थी। दामोदर नदी रिफ्ट घाटी में बहती है, कोयले के प्रचुर भंडार हेतु प्रसिद्ध है, यह अति प्रदूषित नदी है। यह पूरब की ओर बहने वाली दामोदर ऐसी नदी है जिसमें निम्नवलम के कारण जो है आपका विभ्रंश घाटी है। आते हैं दोस्तों हम देखेंगे रूप, ये सब देखिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है उसको देखेंगे। जैसे आप देखेंगे ब्रह्मपुत्र देखिए इंपॉर्टेंट है, मानसरोवर झील के निकट कैलाश श्रेणी के चेमायुंग डुंग हिमनद से बाएं तट पर मिलने वाली सहायक नदियां दिबांग, लोहित, बूढ़ी, दिहिंग, धनसिरी, कलंग। दाहिने तट पर देखा जाए तो आपका हो जाएगा सुबनसिरी, कामेंग, मानस और संकोश। जमुना के नाम से आपका पद्मा नदी में मिलती है, यह पद्मा मेघना से मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र का नाम जमुना हो जाता है। जमुना में दाहिनी ओर से तीस्ता नदी मिलती है। धुबरी के निकट ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में प्रवेश करता है। आते हैं संकोश, भूटान के हिमालय श्रेणी से ब्रह्मपुत्र नदी असम तथा पश्चिम बंगाल की सीमा बनाती है। आगे है दोस्तों आपका महानदी, देखिए सिहावा श्रेणी छत्तीसगढ़। देखिए शिवनाथ, हसदो, मांड, ईव, तेल, कैलीजोंक बंगाल की खाड़ी हो जाएगा। यह नदी जो है बाढ़ के लिए कुख्यात है। निचले मार्ग में यह जो है नदी नौगम्य है। गोदावरी की बात करते हैं तो पश्चिमी घाट स्थित त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से नासिक जिला महाराष्ट्र। इंद्रावती, प्राणहिता, पूर्णा, वर्धा, मंजरा, प्रवणा, पेनगंगा, सबरी, वेनगंगा, ये सब जो है सहायक नदी है, बंगाल की खाड़ी हो जाएगा। इसे बूढ़ी गंगा या फिर दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। यह प्रायद्वीपीय भारत का सबसे लंबा नदी है। कावेरी की बात करते हैं तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी, कुर्ग जिला, कर्नाटक। दाहिने तट पर मिलने वाली सहायक नदी की बात करते हैं लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी, स्वर्णावर्ती, भवानी, अमरावती। बाएं तट की बात करते हैं तो आपको हो जाएगा हंगरी, उसके बाद हेमवती, शिमला, अर्कावती। बंगाल की खाड़ी होगा। देखिए दक्षिण पश्चिम मानसून एवं उत्तर पूर्वी मानसून दोनों से वर्षा जल प्राप्त करने के कारण जो है वर्ष भर जल से आपको भरी रहती है। इसे दक्षिण गंगा भी कहते हैं। प्रमुख जलप्रपात शिव समुद्रम होगेनल है, ठीक है। कृष्णा की बात करते हैं तो महाबलेश्वर के निकट पश्चिमी घाट हो जाएगा। तुंगभद्रा, भीमा, कोयना, वर्णा और पंचगंगा, घाट प्रभा, मालप्रभा, दूधगंगा और मूसी, ये सब जो है सहायक नदी है। बंगाल खाड़ी जो है इसका मुहाना है। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे जो है लंबी नदी है। आते हैं नर्मदा के बारे में देखेंगे। देखिए अमरकंटक पहाड़ी एमपी, ओरसंग, तवा, शक्कर, हिरन और गंजाल, बंजर खंबात की खाड़ी होगा। जबलपुर के भेड़ा घाट में धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। भ्रंश घाटी में बहती है तथा मुहाने पर डेल्टा की जगह जो है ज्वारंदमुख जो है बनाती है। आते हैं ताप्ती या फिर तापी, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में पूर्णा, वधूर, गिरना, बोरी, पांझर, अनेर और मोरना खंबात की खाड़ी होगा। रिफ्ट घाटी में बहती है तथा मुहाने पर जो है ज्वारंदमुख बनाती है। साबरमती, अरावली श्रेणी, वाकल, हाथमती, वातरक और माजम से खंबात की खाड़ी होगा। अहमदाबाद शहर अवस्थित है। इस नदी में जो है जल का अभाव रहता है। माही की बात करते हैं मध्य प्रदेश धार में जिले में विंध्याचल पर्वत श्रेणी की अमरोक पहाड़ी के मेहद झील से। जाखम, सोमचाप, अनस खंबात की खाड़ी। माही वजाज सागर परियोजना अवस्थित है। यह नदी कर्क रेखा को जो है 2 बार काटती है। लूनी की बात करते हैं तो अरावली श्रेणी की नाग पहाड़ी से अजमेर राजस्थान, जवाई, खारी, जोजरी कक्ष के रन में विलीन हो जाती है। रेगिस्तान की गंगा कहलाती है। और ये क्या है इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ेंगे हम। मांडवी देख लेते हैं। देखिए बेलगांव जिला कर्नाटक के जम्बोती स्थान घाट से अरब सागर, दूध सागर या ब्रजपोहा प्रपात बनाती है। बैतरणी देख लेते हैं। त्रयंबक पहाड़ी, अरब सागर।
भादर तो इम्पोर्टेंट है नहीं, आगे देखेंगे हम। ये आपका काली नदी दिया गया है। तो उत्तर कन्नड़ जिला कर्नाटक, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। आते हैं शरावती पे, देखिए शिमोगा जिला, अरब सागर, गरसोप्पा जलप्रपात, जोग फॉल इस नदी पर अवस्थित है। और क्या है देखते हैं, स्वर्णरेखा देख लेते हैं, ठीक है। छोटा नागपुर पठार हो जाएगा, खरकई नदी, राऊ कांची, बंगाल की खाड़ी तट पर जमशेदपुर अवस्थित है। और ब्राह्मणी देख लेते हैं, देखिए राउरकेला के निकट दक्षिणी कोयल एवं शंख नदियों के मिलने से उद्गम होता है, बंगाल की खाड़ी होगा। और क्या दिया गया है, ताम्रवर्णी देख लेते हैं, पश्चिमी घाट की पूर्वी ढाल से पन्नार की खाड़ी आपको हो जाएगा मुहाना इसका। और ये क्या लिखा गया है, पेरियार, अन्नामलाई हो जाएगा। और वेबनाड इसका जो है मुहाना है, केरल की सबसे लंबी नदी है। तो दोस्तों ये भी आपका जो है टॉपिक समाप्त होता है। आगे हमारा देखते हैं कौन सा सब्जेक्ट है। दोस्तों अगला हमारा टॉपिक देखेंगे, यानी अगला हमारा सब्जेक्ट देखेंगे तो ये आपका पॉलिटी से है। और पॉलिटी में देखेंगे तो आपका अनुसूची देखना है, 12 अनुसूची। तो चलिए इसको भी हम देख लेते हैं। तो ये रहा आपका भारत संविधान की अनुसूची, या हमने जो है लूसेंट बुक से लिया है। देखिए हम क्या करते हैं कि जो जैसे ये टॉपिक अगर हमको कोई बुक से नहीं मिलता है तो लूसेंट से मिलेगा तो लूसेंट से ले लेंगे, या फिर दृष्टि से मिलेगा तो दृष्टि से ले लेंगे, या फिर बिहार से का जो भी आपका नोट से है ज्ञान बिंदु को वहाँ से ले लेंगे। मतलब जहाँ से बेहतर होगा हम आपके लिए जो है प्रोवाइड करा देंगे। आपको जो है निश्चिंत रहना है। वीडियो आपको जो है जो भी आपका होमवर्क दिया गया है प्रॉपर तरीके से आपको जो है दिया जाएगा। जैसे प्रथम अनुसूची की बात करते हैं तो इसमें जो है भारतीय संघ के घटक राज्य जैसे 29 राज्य और संघ राज क्षेत्र के बारे में, जैसे आपका देखिए अभी चेंज हो गया, ये हमारा ओल्ड था। 28 अभी राज्य है और आपका जो है 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। तो आप इसको जो है याद रखिएगा। देखिए संविधान के 69वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी जो है क्षेत्र का जो है दोस्तों आपको दर्जा दिया गया है। दूसरा की बात करते हैं तो इसमें देखेंगे तो सिंपल सी बात है दोस्तों। दूसरा में आप देखेंगे तो इसमें देखेंगे तो आपका शपथ से संबंधित है ना, पेंशन से संबंधित है ना। पेंशन यहाँ पर देखिए लिखा गया है, जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, मतलब ये आप बोल सकते हैं कि पेंशन से संबंधित है। और तीसरे की बात करते हैं, तीसरा जो आपका अनुसूची आपका शपथ से संबंधित है। चौथी की बात करते हैं तो इसमें विभिन्न राज्य तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का जो है विवरण दिया गया है। पाँचवीं की बात करते हैं इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति प्रशासन का जो है आपका नियंत्रण के बारे में दोस्तों इसमें कहा गया है, ठीक है। और छठी की बात करते हैं तो इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। सातवीं की बात हैं तो सातवीं में देखेंगे तो आपका समवर्ती सूची से संबंधित, जिसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची, ठीक है। इसमें देखेंगे तो आपका संघ सूची में देखिए क्या क्या है। जैसे सूची में दिए गए विषय पर केंद्र सरकार कानून जो है बना सकती है या फिर बनाती है। संविधान के लागू होने के समय इसमें जो है 97 विषय थे, वर्तमान में 100 विषय हैं। संघ सूची के कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं, देश की प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, युद्ध एवं शांति, रेल, डाक तथा तार, मुद्रा, बैंकिंग, परमाणु शक्ति आदि। राज्य सूची की बात करें, सूची में दिए गए विषय पर राज्य सरकार कानून जो है बनाती है। राष्ट्रीय हित से संबंधित होने पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। संविधान के लागू होने के समय इसके अंतर्गत जो है आपका 66 विषय थे, वर्तमान में आपका 61 विषय है। राज्य सूची में शामिल कुछ विषय जैसे आपका शांति और व्यवस्था, पुलिस, जेल, स्थानीय शासन, कृषि, जन स्वास्थ्य, राज्य के अंदर होने वाला व्यापार, न्याय विभाग आदि। समवर्ती की बात करते हैं, इसके अंतर्गत दिए गए विषय पर केंद्र एवं राज्य दोनों सरकार जो है कानून बना सकती है या बनाती है, परंतु कानून के विषय समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून केंद्र सरकार के कानून बनाने के साथ ही वह समाप्त हो जाता है। संविधान के लागू होने के समय समवर्ती सूची में 47 विषय थे, वर्तमान में 52 विषय हैं। समवर्ती सूची के कुछ विषय जैसे देखेंगे तो दीवानी और फौजदारी, कानून एवं प्रक्रिया, विवाद तथा तलाक, शिक्षा, आर्थिक नियोजन, बिजली, समाचार पत्र, श्रमिक संघ, वन आदि आपका हो जाएगा। 8वीं की बात करते हैं, इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख है। मूल रूप से 8 अनुसूची में यानी 8वीं अनुसूची में देखा जाए तो आपका 14 भाषा था। 1967 में देखेंगे तो 21वां संविधान संशोधन में जो है सिंधी को जोड़ा गया। 1992 में देखेंगे तो 71वां संविधान संशोधन में देखेंगे तो कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया। 2003 में देखेंगे तो 92वें संविधान संशोधन मैथिली
संताली, डोगरी एवं बोडो को जो है 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। 9वीं की बात करते हैं तो 9वीं में देखेंगे तो आपका संविधान में अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 ईस्वी द्वारा जो है जोड़ा गया है। इसके अंतर्गत देखें तो राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। वर्तमान में इस अनुसूची में 284 अधिनियम आपका है। देखिए, अब तक मान्यता था कि संविधान की 9वीं अनुसूची में सम्मिलित कानूनों की न्यायिक समीक्षा नहीं दी जा सकती है। 11 जनवरी 2007 ईस्वी को संविधान पीठ के एक निर्णय द्वारा यह स्थापित किया गया है कि 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किसी भी कानून को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तथा उच्चतम न्यायालय इन कानूनों को जो है समीक्षा कर सकता है। अब 10वीं की बात करते हैं तो यह संविधान में 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जो है जोड़ा गया है। इसमें जो है दल बदल से संबंधित आपका जो है प्रावधान उल्लेख है। 11वीं की बात करते हैं, यह अनुसूची संविधान में 73वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जो है जोड़ा गया है। इसमें पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किया गया है। आखिरी आपका जो है 12वीं अनुसूची, यह अनुसूची संविधान में 74वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ा गया है। इसमें शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय जो है प्रदान किया गया है। तो ये भी आपका जो है अनुसूची समाप्त होता है। अब आगे आते हैं इतिहास देखेंगे हम। दोस्तों, जो हमारा अगला सब्जेक्ट देखेंगे तो ये आपका हिस्ट्री का है और इसमें देखेंगे हम 1857 की क्रांति देखेंगे। तो चलिए 1857 की क्रांति भी हम देख लेते हैं। ये देखेंगे तो आपका दृष्टि क्विक बुक से हम देखने का प्रयास करेंगे इसको हम, ठीक है। देखिए 1757 में प्लासी युद्ध के बाद जो है अंग्रेजों ने भारत में अपने उपनिवेश की शुरुआत किया है। ब्रिटिश उपनिवेश का प्रारंभिक उद्देश्य की बात करते हैं तो अधिकतम आर्थिक व व्यापारिक लाभ कमाना था, जो कालांतर में भारत को कच्चे माल का निर्यात और तैयार माल के आयातक बनाने तथा केंद्रीय हो गया। वहीं जहां एक तरफ भारत का तेजी से विऔद्योगीकरण हुआ तथा भारतीय समुदाय की कृषि पर निर्भरता अब पहले से और अधिक बढ़ गई। दूसरी तरफ भारी भरकम कर, जमींदारों के अत्याचार व अंग्रेजों की भूनीतियों के कारण जो है किसान समुदाय भी निम्नतम स्थिति में जो है पहुंच गया। कच्चे माल के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कृषि के वाणिज्यीकरण पर जो है बल दिया गया, जिसमें नील, कपास, अफीम, चाय, जूट, कॉफ़ी आदि के उत्पादन हेतु जो है कृषकों को मजबूत किया गया। कृषि के वाणिज्यिक से खाद्यान्न में कमी आई, जिसके अकाल की बारंबारता बढ़ने लगी। परिणाम स्वरूप देश में अंग्रेजों के विरुद्ध जन आक्रोश बढ़ता गया, जो 1857 में एक व्यापक जन विद्रोह के रूप में जो है भड़क उठा। 1857 के विद्रोह का जो आरंभ है आपका 10 मई 1857 के मेरठ में कंपनी के भारतीय सिपाहियों द्वारा जो है शुरू हुआ, जो धीरे धीरे कानपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली, अवध आदि स्थानों तो जो है फैल गया। इसकी शुरुआत जो है एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई, परंतु कालांतर में जो उसका स्वरूप है बदल कर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध जो है एवं विरुद्ध जनव्यापी विद्रोह जो है आपका हो गया था। 1857 विद्रोह के प्रमुख कारण, राजनीतिक कारण। देखिए 1857 क्रांति के राजनीतिक कारणों में लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि तथा लॉर्ड डलहौजी का जो है व्यक्तिगत का सिद्धांत प्रमुख था। वेलेस्ली की सहायक संधि के अनुसार जो है भारतीय राजाओं को अपने राज्यों में कंपनी की सेना रखनी पड़ती थी। सहायक संधि से भारतीय राजाओं की स्वतंत्रता समाप्त होने लगी और राजाओं में कंपनी का हस्तक्षेप जो है बढ़ने लगा था। लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति या व्यक्तिगत का सिद्धांत द्वारा अंग्रेजों ने हिंदू राजाओं के दत्तक पुत्र लेने के अधिकार को समाप्त कर दिया। वैध उत्तराधिकारी नहीं होने की स्थिति में राज्यों का जो है विलय अंग्रेजी राज्यों में जो है कर दिया गया। जैसे लॉर्ड डलहौजी द्वारा विलय किए गए राज्यों का क्रम, जैसे सतारा की बात करते हैं 1848, जैतपुर, संबलपुर की बात करते हैं 1849, बाघाट की बात करते हैं तो 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1853, नागपुर 1854 और करौली की बात करते हैं तो 1855, अवध की बात करते हैं तो 1856 होगा। रियासतों के विलय के अतिरिक्त पेशवा यानी नाना साहब की पेंशन रोके जाने का विषय भी जो है असंतोष का जो है दोस्तों कारण बन गया था। डलहौजी ने 1855 में करौली को भी अपना व्यक्तिगत नीति के तहत जो है विलय किया, किंतु बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने मान्यता नहीं दिया। फलतः जो है इसे वापस जो है लौटाना पड़ा। 1856 में अवध का विलय कुप्रशासन के आधार पर किया गया, क्योंकि डलहौजी की हड़प नीति यहाँ जो है लागू नहीं हो रही थी। इसके लिए अवध के रेजिडेंट स्लीमेन
से रिपोर्ट मांगी गई, किंतु उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया और कहा कि अंग्रेज़ों के लिए उनका नाम किसी अन्य चीज़ से ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण है। बाद में आउट्रम को वहाँ रेजिडेंट बनाकर भेजा गया और इसी की रिपोर्ट के आधार पर 1856 में जो है अवध का विलय भी दोस्तों किया गया। विलय के बाद हेनरी लॉरेंस को अवध का जो है रेजिडेंट बनाया गया। प्रशासनिक कारण, देखिए अंग्रेजों ने भेदभावपूर्ण नीति अपनाते हुए भारतीयों को प्रशासनिक सेवाओं में सम्मिलित नहीं होने दिया तथा उच्च पदों पर भारतीयों को हटाकर ब्रिटिश लोगों को जो है नियुक्त किया। अंग्रेज भारतीयों को उच्च सेवाओं हेतु अयोग्य मानते थे। इन सब बातों से शुभ होकर भारतीयों में आक्रोश का भाव जागृत हो गया। 1857 की क्रांति के रूप में जो है सामने आया था। अंग्रेज न्याय के क्षेत्र में भी स्वयं को भारतीयों से उच्च व श्रेष्ठ समझते थे। भारतीय जज किसी अंग्रेज के विरुद्ध मुकदमे की सुनवाई नहीं कर सकते थे। अंग्रेजों की न्याय प्रणाली पक्षपातपूर्ण, दीर्घावधित की व खर्चीली थी, अतः भारतीय इससे जो है असंतुष्ट थे। 1857 के विद्रोह में जो है जनाक्रोश का यह जो है कारण बना। डलहौजी ने तंजौर तथा कर्नाटक के नवाबों की उपाधियां जब्त कर ली। मुगल शासक बहादुर शाह को अपमानित कर लाल किला खाली करने को कहा और लॉर्ड कैनिंग ने घोषणा किया कि बहादुर शाह के उत्तराधिकारी मुगल सम्राट जो है नहीं, सिर्फ राजा ही कहलाएंगे। परिणामतः मुगल ने क्रांति के समय जो है विद्रोहियों को जो है साथ दिया। देखिए प्रशासन संबंधित कार्यों में योग्यता की जगह धर्म को आधार बनाया गया, जिससे ईसाई की धर्मांतरण जो है पद्धति का प्रसार हुआ, जिससे आम जन में विद्रोह की जो है भावना उत्पन्न हुई। 18वीं सदी के उत्तरार्ध से ही अकालों की जो है बार्बरता ने भी ब्रिटिश प्रशासनिक तंत्र की पोल जो है खोल दी। सामाजिक एवं धार्मिक कारण, देखिए सांस्कृतिक सुधार की नीतियों से पारंपरिक भारतीय संस्कृति को हीन मानकर बदलाव करना, इससे समाज का रूढ़िवादी वर्ग जो है ब्रिटिशों के लिए जो है खड़ा हो गया था। 1850 में आए धार्मिक नियोग्यता अधिनियम द्वारा जो है ईसाई धर्म को ग्रहण करने वाले को पैतृक संपत्ति में जो है अधिकार मिल गया। इससे हिंदू समाज में जो है असंतोष की भावना फैल गई। 1813 के चार्टर एक्ट में ईसाई मिशनरियों के धर्मांतरण कार्यक्रमों को प्रोत्साहित किया गया। कालांतर में बेरोजगार विधवाओं, जनजातियों व अनाथों का धर्मांतरण करवाया गया। साथ ही अंग्रेजों की नस्लवादी भेदभाव की नीतियों ने भी जो है विद्रोह की पृष्ठभूमि को जो है तैयार किया। 1856 में डलहौजी के समय प्रस्तुत विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के शासन में पारित हुआ। इसके पहले विसती प्रथा, दास प्रथा व नरबली प्रथा पर लगाई गई रोक के कारण जो है सामाजिक तनाव व्याप्त था। पश्चात शिक्षा ने भारतीय समाज की मूल विशेषताओं को समाप्त कर दिया। परिणामतः परंपरागत शिक्षा समर्थकों ने विद्रोह के समय जो है अंग्रेजों का विरोध किया था। आर्थिक कारण, ब्रिटिश भू राजस्व नीतियाँ यथा स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी तथा महलवाड़ी व्यवस्था आदि के द्वारा जो है किसानों का जो है जमकर जो है शोषण किया था। व्यापारिक कंपनी ने अपनी समस्त नीतियों के मूल में आर्थिक लाभ को केंद्र में रखा। कंपनी की नीतियों ने पारंपरिक उद्योग को समाप्त कर दिया। इससे दस्तकारी व हथकरघा उद्योग में संलग्न वर्ग व किसानों की आर्थिक स्थिति अत्यंत शोचनीय हो गई तथा कृषि के वाणिज्यीकरण से खाद्य संकट जो है उत्पन्न हो गया। सैन्य कारण की बात करते हैं। सेना में भारतीय और अंग्रेजी सैनिकों का जो है अनुपात लगभग 5:1 था। सैन्य सेवा में नस्लीय भेदभाव विद्यमान थे और योग्यता के बावजूद भारतीय सैनिक अधिकतम सूबेदार पद पर पहुंच सकते थे और साथ ही उनके साथ जो है बुरा बर्ताव भी किया जाता था उस टाइम। लॉर्ड कैनिंग के समय 1856 में सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम पारित किया गया, जिसके द्वारा किसी भी समय किसी भी स्थान पर समुद्र पार भी सैनिकों का जाना अंग्रेजी आदेश पर निर्भर हो गया था। यह भारतीयों के सामाजिक धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ था। 1854 में डाकघर अधिनियम लाया गया, जिसके द्वारा जो है अब सैनिकों को भी पत्र पर स्टैम्प लगाना अनिवार्य हो गया। वह सैनिकों के विशेषाधिकारों के जो है हनन जैसा था। देखिए नोट की बात करते हैं। ध्यातव्य है कि 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नवगठन के लिए पील आयोग का गठन किया, जिसने
सेना के रेजिमेंटों को जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर जो है विभाजित किया था। तत्कालीन कारण की बात करते हैं तो दिसंबर 1856 में भारत सरकार ने पुरानी लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर न्यू इनफील्ड राइफल के प्रयोग का जो है निश्चय किया। इसमें लगने वाले कारतूस के ऊपरी भाग को जो है दांत से खोलना पड़ता था। बंगाल सेना में यह बात जो है फैल गई कि कारतूस की खोल में गाय की और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता था। अतः इसमें हिंदू और मुस्लिम सैनिकों को लगा कि चर्बी वाला कारतूस का प्रयोग जो है उनके धर्म को नष्ट कर देगा। अधिकारियों ने इस अफवाह की जांच किए बिना तुरंत इसका जो है खंडन कर दिया। कालांतर में यह बात जो है सही साबित हुई। गाय और सूअर की चर्बी वास्तव में वुलिच शस्त्रागार में जो है प्रयोग की जाती थी। सैनिकों का विश्वास था कि सरकार जानबूझकर ऐसी कारतूसों का प्रयोग करके उनके धर्म को नष्ट करने तथा उन्हें जो है ईसाई बनाने का जो है प्रयत्न कर रही है। अतः सैनिकों ने क्षुब्ध होकर अंग्रेजों के विरुद्ध जो है विद्रोह कर दिया। 1857 का विद्रोह प्रारंभ। देखिए 29 मार्च 1857 को चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग का विरोध 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर के सैनिक मंगल पांडे ने किया था तथा विद्रोह की शुरुआत कर दी। उसने सैन्य अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग एवं मेजर सार्जेंट की गोली मारकर हत्या कर दी। 8 अप्रैल 1857 को सैन्य अदालत के निर्णय के बाद मंगल पांडे को फांसी की जो है सजा दे दिया गया था, जो 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद माना गया। NCERT के अनुसार जो आपका NCERT है इसके अनुसार जो है मंगल पांडे को 29 मार्च 1857 को फांसी जो है दिया गया था। 1857 के विद्रोह के दौरान जो है बैरकपुर में कमांडिंग ऑफिसर जो है आपका हेरसे था। 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में तैनात भारतीय सेना ने चर्बी युक्त कारतूस के प्रयोग से इनकार कर दिया तथा अपने अधिकारियों पर गोलियां जो है चलाई और विद्रोह प्रारंभ कर दिया। इस समय जो है मेरठ में सैन्य छावनी के अधिकारी जो है जनरल हेविट थे। अब आते हैं विद्रोह का विस्तार देखेंगे। दिल्ली। देखिए विद्रोह का विस्तार जो है 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में हुआ था। सिपाहियों ने अपने अधिकारियों पर गोली चलाई और अपने साथियों को मुक्त करवा कर दिल्ली की ओर जो है कूच किया तथा 11 मई को मेरठ के विद्रोही दिल्ली पहुंची और 12 मई 1857 को उन्होंने दिल्ली पर अधिकार कर लिया तथा मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को पुनः भारत का जो है सम्राट व क्रांति का जो है नेता घोषित कर दिया। दिल्ली में मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को प्रतीकात्मक नेतृत्व दिया गया, किंतु वास्तविक नेतृत्व जो है बख्त खां के पास था। हालांकि दिल्ली पर अंग्रेजों का पुनः अधिकार सितंबर 1857 को पूरी तरह हो गया। इस संघर्ष को दबाने के लिए अंग्रेज अधिकारी जॉन निकोलसन, हडसन व लॉरेंस को भेजा गया, जिसमें जो है जॉन निकोलसन जो है मारा गया। हडसन ने सम्राट के 2 पुत्र और पौत्र को यह वचन देकर कि उन्हें कोई क्षति नहीं पहुंचाई जाएगी, गोली मारकर हत्या कर दी। बहादुर शाह द्वितीय की गिरफ्तारी हुमायूं के मकबरे में हुआ था। इसकी जो सूचना है जीनत महल ने दिया था। बहादुर शाह द्वितीय को रंगून भेज दिया गया, जहां 1862 में जो है उनका मृत्यु हो गया। लखनऊ की बात करते हैं। जून 1857 में विद्रोह का प्रारंभ जो है बेगम हजरत महल महकपरी के नाम से जानी जाती थी कि जो नेतृत्व में हुआ था। उन्होंने अपने अल्पायु पुत्र बिरजेश कादिर को नवाब घोषित कर दिया, अपना प्रशासन स्थापित किया। चीफ कमिश्नर हैरी लॉरेंस लखनऊ में स्थित ब्रिटिश रेजिडेंसी की रक्षा करते हुए मारे गए। अतः में कैंपबेल ने 1858 में यानी मार्च 1858 में विद्रोह का दबाव दिया, लखनऊ पर पुनः जो है कब्जा कर लिया। तात्या तोपे के नेतृत्व में देखा जाए तो आपका चिनहट के पास अंग्रेजी सेना को हराया और हैवलॉक मारा गया। कालांतर में कर्नल नील भी जो है लखनऊ में मारा गया। अब आते हैं कानपुर। 5 जून 1857 को कानपुर अंग्रेजों के हाथ से निकल गया, जहां पर पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब धोंतू पंत के विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया। इसमें जो है उनकी सहायता तात्या तोपे ने किया था, जिनका असली नाम जो है रामचंद्र पांडुरंग था। दिसंबर 1857 में कैंपबेल ने कानपुर पर फिर से अधिकार कर लिया। नाना साहब जो है अंत में नेपाल चले गए। झांसी की बात करते हैं तो झांसी में जून 1857 में रानी लक्ष्मीबाई जन्म जो है वाराणसी, मृत्यु की बात करते ग्वालियर में हुआ था, नेतृत्व में किया था। विद्रोह प्रारंभ हुआ। झांसी में ह्यूरोज की सेना से पराजित होकर वे ग्वालियर पहुंची। तात्या तोपे झांसी की रानी से जाकर मिले थे। झांसी की रानी सैनिक वेशभूषा में लड़ती हुई दुर्ग की दीवारों के पास जो है वीरगति प्राप्त हुई। तात्या तोपे ने अंग्रेजों को सर्वाधिक परेशान किया है ना, सर्वाधिक परेशान किया और सिंधिया की अस्वीकृति के बावजूद
ग्वालियर की सेना व जनता का उन्हें सहयोग मिला। उन्हें गुरिल्ला युद्ध द्वारा जो है उन्होंने विद्रोह को एक नया जो है आयाम दिया, किंतु बाद में उनके जो है विश्वासघाती मित्र मानसिंह ने उन्हें जो है गिरफ्तार करवा दिया और 1859 में ग्वालियर में उन्हें जो है फांसी दिया गया। बिहार की बात करते हैं तो जगदीशपुर में विद्रोह कुंवर सिंह ने किया। कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद यह विद्रोह का जो नेतृत्व है उनके भाई अमर सिंह ने किया था। अंत में विलियम टेलर एवं विंसेंट आयर ने यहाँ जो है विद्रोह को दबा दिया। अब आते हैं फैजाबाद। फैजाबाद में विद्रोह का जो नेतृत्व है अहमदुल्ला ने किया था। कैंपबेल ने यहाँ के विद्रोह भी दबा दिया। इलाहाबाद की बात करते हैं, इलाहाबाद में जून के प्रारंभ में विद्रोह हुआ जिसका कमान मौलवी लियाकत अली ने संभाली। अंत में जनरल नील ने यहाँ के विद्रोह को दबा दिया। विद्रोह के दौरान जो है तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को जो है आपातकालीन जो है मुख्यालय बनाया था। बनारस की बात करते हैं, सामान्य जनता का विद्रोह, कर्नल नील द्वारा दमन। यहाँ बच्चों और स्त्रियों को भी जो है मृत्यु दंड जो है दे दिया गया था। बरेली की बात करते हैं, बरेली में खान बहादुर खान ने विद्रोहियों का नेतृत्व किया और अपने आप को जो है नवाब दोस्तों घोषित किया था। देखिए कैंपबेल ने यहाँ के विद्रोह को दबा दिया और खान बहादुर खान को जो है फांसी की सजा दे दिया था। राजस्थान की बात करें, राजस्थान के कोटा ब्रिटिश विरोधियों का प्रमुख केंद्र था। यहाँ जयदयाल और हरदयाल ने विद्रोह को जो है नेतृत्व प्रदान किया था। असम की बात करते हैं तो असम में विद्रोहियों की शुरुआत मनीराम दत्त ने किया था। अंतिम राजा के पोते कंद परेश्वर सिंघा को राजा घोषित कर दिया। मनीराम को पकड़कर जो है कलकत्ता में दोस्तों फांसी दे दिया गया था। उड़ीसा की बात करते हैं तो उड़ीसा में संबलपुर के राजकुमार सुरेंद्र शाही विद्रोहियों के नेता बने। 1862 में सुरेंद्र शाही ने आत्मसमर्पण कर दिया, उन्हें देश से जो है आपका निकाल दिया गया। देखिए दिल्ली की बात करते हैं, बहादुर शाह जफर बख्त खां और ब्रिटिश दमनकर्ता की बात करते हैं जॉन निकोलस हडसन। लखनऊ की बात करते हैं तो बेगम हजरत महल हेनरी लॉरेंस कैंपबेल। कानपुर की बात करते हैं नाना साहेब तात्या तोपे कैंपबेल हो जाएगा। ग्वालियर झांसी की बात करते हैं रानी लक्ष्मीबाई तात्या तोपे जनरल ह्यूरोज हो जाएगा। जगदीशपुर की बात करते हैं कुंवर सिंह, अमर सिंह, मेजर विलियम टेलर और विंसेंट आयर। फैजाबाद की बात करते हैं मौलवी अहमदुल्ला कैंपबेल होगा। इलाहाबाद बनारस की बात करते हैं लियाकत अली कर्नल नील होगा। बरेली की बात करते हैं खान बहादुर खां और ये आपका कैंपबेल हो जाएगा। नोट देखिए फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला ने अंग्रेजों के विरुद्ध फतवा जारी किया और जिहाद का नारा दिया। अंग्रेजों ने इसके ऊपर जो है 50,000 रुपये का जो है इनाम भी घोषणा किया था। मौलवी अहमदुल्ला मूलतः मद्रास के रहने वाले थे। विद्रोह के समय जो है झंडा गीत का रचना हुआ जिसमें जो है अजी मुल्ला ने लिखा था। लंदन टाइम्स के पत्रकार माइकल रसेल ने इस विद्रोह का जो है सजीव वर्णन किया था। बंगाल, पंजाब, राजपूताना, पटियाला, जिंद, हैदराबाद, मद्रास आदि इस क्षेत्र ऐसे क्षेत्र थे जहां पर विद्रोह पनप नहीं सका। यहाँ के शासक व जमींदार वर्ग ने विद्रोह को कुचलने में जो है ब्रिटिशों की सहायता भी किया था। 1857 के विद्रोह में अवध में इस तरह जो है जनता ने भाग लिया कि यह जो स्वतंत्रता संग्राम जैसा जो है प्रतीक होने लगा था। अब यहाँ देखिए सती चौरा घाट की घटना। कानपुर में नाना साहब ने सती चौरा के पास जो है अंग्रेजों को सुरक्षित निकल जाने का आश्वासन दिया, किंतु उन्हें जो है धोखे से मारकर, जिसमें महिलाएं भी शामिल थी, अपने नाम पर कलंक लगा लिया। बाद में नाना साहब ने अपने आप को बादशाह का जो है पेशा घोषित किया था। विद्रोह के दौरान कई महत्वपूर्ण नेताओं को वीरगति मिली, किंतु नाना साहब व बेगम हजरत महल जो है नेपाल चले गए। विद्रोह का असफलता का कारण देखेंगे तो देखिए कुछ महत्वपूर्ण वर्गों जैसे जमींदार व शिक्षित लोगों का जो है साथ नहीं मिलना। विद्रोहियों का सांगठनिक आधार मजबूत नहीं था। भले ही कुछ महत्वपूर्ण नेता आपस में मिले किंतु किसी ठोस योजना पर जो है अमल न कर सके। सैनिकों ने भी संपूर्णता में विद्रोह नहीं किया। यह बंगाल के सैनिक विद्रोह थे जो तो पंजाब, गोरखा व मद्रास के सैनिक विद्रोह का जो है दमन कर रहे थे। अंग्रेजों के अनुसार विद्रोहियों की हार का सबसे बड़ा कारण जो है उनमें योग्य नेतृत्व का होना था। जॉन लॉरेंस तो यह कहता है कि यदि विद्रोहियों में कोई एक भी योग्य नेता होता तो हम सदा के लिए जो है हार जाते। संगठन, अनुशासन, सामूहिक योजना, केंद्रीय नेतृत्व का अभाव, नेताओं की गुटबंदी व आधुनिक हथियारों की कमी को समग्र रूप से असफलता का जो है कारण माना जा सकता था। विद्रोहियों की महत्व की बात करते हैं तो 1857 के विद्रोह की विफलता ने भारतीयों को यह आभास कराया कि विद्रोह में मात्र सैन्य बल के प्रयोग से सफलता नहीं पाई जा सकती है, बल्कि सभी वर्गों का सहयोग जो है समर्थन और राष्ट्रीय भावना की
भावना भी आवश्यक है। इस विद्रोह में भारतीयों में विद्रोही यानी विदेशी सत्ता के विरुद्ध एकता व राष्ट्रीय भक्ति की बीज जो है पैदा हुई है। विद्रोह के बाद भारत सरकार के ढांचे और नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए हैं। भारतीयों को धीरे धीरे अपने देश के शासन में भाग लेने का अवसर मिलने लगा। विद्रोह का परिणाम देखिए, स्वतंत्रता संग्राम की दृष्टि से भले ही यह विद्रोह असफल रहा हो, परंतु इसके दूरगामी परिणाम काफ़ी उपयोगी रहे हैं। मुगल साम्राज्य दरवाजा सदा के लिए बंद हो गया। ब्रिटिश क्राउन ने कंपनी से भारत पर शासन करने के जो है सभी अधिकार जो है वापस ले लिए। 1 नवंबर 1858 में इलाहाबाद में आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा को पढ़ा। उद्घोषणा में भारत में कंपनी का शासन समाप्त कर भारत का शासन सीधे क्राउन के अधीन जो है कर दिया। इस अधिनियम के द्वारा जो है भारत राज्य सचिव के पद का जो है प्रावधान किया गया तथा इसकी जो सहायता के लिए जो है 15 सदस्यीय इंदिरा यानी इंडिया काउंसिल मंत्रणा समिति की जो है स्थापना किया गया। इन सदस्यों में जो है 8 की नियुक्ति ब्रिटिश सरकार द्वारा जो है 7 की नियुक्ति कोर्ट ऑफ डायरेक्टर द्वारा जो है जाना जो है सुनिश्चित किया गया था। भारत सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य जो है होता था और इस प्रकार सदस्य के प्रति जो है उत्तरदायी होता था। 1858 के अधिनियम के तहत जो है भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। इस तरह जो है लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने। ब्रिटिश के साम्राज्य विस्तार पर रोक, धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप, सबके लिए एक समान कानूनी सुरक्षा उपलब्ध कराना, भारतीयों के प्राचीन अधिकारियों की रक्षा व रीति रिवाजों के प्रति सम्मान के वादे भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत किया गया। अंग्रेजों की सेना का पुनर्गठन किया गया ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके। तोपखाना पूर्णतः यूरोपीय सैनिकों के हाथों में जो है आपका सौंप दिया गया। कुछ इतिहासकार के बारे में विद्रोह के बारे में मत है, जैसे यह धर्मार्थों का ईसाई का विरुद्ध एक धर्मायुद्ध था। LER रीज यह राष्ट्रीय विद्रोह था, न कि सिपाही विद्रोह। बेंजामिन डिजरायली 1857 विद्रोह न तो प्रथम था, न ही राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। RC मजूमदार यह पूर्णतः देशभक्ति रहित और स्वार्थी सिपाही विद्रोह था। सीले यह सिपाही विद्रोह के अतिरिक्त कुछ नहीं था। जॉन लॉरेंस यह सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष था। TR होम्स हो जाएगा। यह विद्रोह राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था। BD सावरकर यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू व मुसलमानों का षड्यंत्र था। जेम्स ऑल्ट्रम और W टेलर। अब देखिए 1857 के संबंधित पुस्तक जरूरी है आपके याद रखना। लेखक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 BD सावरकर। द पीजेंट एंड द राज एरिक थॉमस स्टोक्स। 1857 द ग्रेट रिवोल्ट अशोक मेहता। द सिपा म्यूटिनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857 RC मजूमदार। सिविल रिबेलियन इन इंडियन म्यूटिनीस 1857 से 1859 शशि भूषण चौधरी। द हिस्ट्री ऑफ द सिपाही वॉर इन इंडिया जॉन विलियम काये। द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 से 59 कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एजेल्स। द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट 1858 सर सैयद अहमद खां। द सिपाही म्यूटिनी ऑफ 1857 ए सोशल एनालिसिस HP चट्टोपाध्याय। 1857 की बात करते हैं तो SN सेन। तो ये भी आपका टॉपिक समाप्त होता है। अब देख लेते हैं हम क्वेश्चन बैंक का आगे हम वीडियो। दोस्तों अगला हमारा देखेंगे तो ये आपका क्वेश्चन बैंक देखेंगे और ये आपका 131 से लेकर 140 तक पेज नंबर देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन बैंक बिहार SI का देख लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार SI देखिए, बिहार SI का न्यू किताब आपका मार्केट में लॉन्च किया गया है। 3rd एडिशन करके रोशन सर के द्वारा निकाला गया है। किताब मार्केट में अवेलेबल है, आप सभी लोग चाहें तो किताब मार्केट से बाई कर सकते हैं। अभी आप देखेंगे तो बिहार दरोगा 25 प्रैक्टिस सेट निकाला गया है क्वेश्चन बैंक के तौर पर, और इसमें आप देखेंगे साफ साफ लिखा गया है कि वर्तमान सभी दारोगा परीक्षाओं की औसतन 60% प्रश्न जो है इसी किताब से आपको देखने को मिल सकते हैं। इसमें एक और बात बता दें आपको कि इसमें अध्ययन सामग्री दिया गया है, जो कि इसको हम लास्ट में देखेंगे जब सेट आपका समाप्त हो जाएगा तो। और आपको हम इंडेक्स दिखाए थे, इसका कंटेंट दिखाए थे हैं। जब आप इसका कंटेंट देखेंगे तो देखिए आज हम देखने वाले हैं सेट नंबर 5 देखेंगे, बिहार दरोगा 1275, और यह आपका मेंस का पेपर है। 25 फरवरी 2024 का इसका पेपर हुआ था।
पूरा 100 क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करेंगे आप इस वीडियो को देखने का पूरा प्रयास करेंगे, एक एक क्वेश्चन को आपको देखना है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये रहा आपका पेपर 25 फरवरी 2024 बिहार दरोगा 1275 और ये आपका मुख्य परीक्षा का पेपर है। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, उससे पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप वीडियो को शुरू कर दिए देखना तो वीडियो को लाइक कर दीजिए पहले, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं वीडियो देख करके। चलिए पहला हमारा क्वेश्चन है, बोला कि अमनगढ़ बाघ रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो ये आपको जो है उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, उत्तर प्रदेश। यह उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिला में स्थित है और वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल 4 टाइगर रिजर्व बाघ हैं, जो कि अमनगढ़ बाघ रिजर्व होगा, पीलीभीत होगा, दुधवा बाघ रिजर्व और रानीपुर बाघ रिजर्व हो जाएगा। प्रोजेक्ट टाइगर को इंदिरा गांधी सरकार द्वारा 1973 में उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से लॉन्च किया गया था। वर्तमान में मार्च 2024 तक भारत में कुल 55 बाघ रिजर्व हैं। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण बाघ रिजर्व देख लेते हैं, जो कि आपको जानना चाहिए। जैसे कमलांग की बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश 2017 में इसका अधिसूचना जारी हुआ था, और विल्लीपुथूर मेघामलाई जो है आपका तमिलनाडु 2021। रामगढ़ विषधारी की बात करते हैं तो राजस्थान 2022 होगा। रानीपुर जो है आपको उत्तर प्रदेश में है, 2022 हो जाएगा। वीरांगना दुर्गावती जो है आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है, ये आपका 2023 होगा। और धौलपुर करौली ये आपको राजस्थान में है और ये आपका 2023 में एक तरीके से बोल सकते हैं कि अधिसूचना वर्ष जारी हुआ था। बिहार में एकमात्र टाइगर रिजर्व जो है आपका वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, जो पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, बोला कि चरक किस वंश से संबंधित है। तो ये हो जाएंगे कुषाण वंश से, ऑप्शन नंबर डी होगा। चरक कुषाण वंश के महानतम शासक कनिष्क के दरबार में चिकित्सक के रूप में थे। कनिष्क के दरबार में पासर यानी अश्वघोष, वसुमित्र तथा नागा अर्जुन जैसे विद्वान भी थे। कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर अश्वघोष को प्राप्त किया, है ना, अश्वघोष को प्राप्त किया। कनिष्क को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। कनिष्क ने 78 ईस्वी में अपना राज्यारोहण किया तथा इसके उपलक्ष्य में शक संवत भी चलाया था। शक संवत को भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। उल्लेखनीय है कि भारत में कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कटफिसिस 15 से 65 ईस्वी में किया था। विम कटफिसेस 65 से 78 ईस्वी को भारत में कुषाण शक्ति का वास्तविक जो है संस्थापक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, अयोध्या दीपोत्सव 2023 में कितने लाख दिए जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। तो ये आपको हो जाएगा 22 लाख प्लस, ऑप्शन नंबर ए होगा। अयोध्या दीपोत्सव 22.23 लाख दिए जो है जलाए गए। इतनी बड़ी संख्या में दिए जलाने को लेकर अयोध्या ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है कायम किया है। इसको लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सर्टिफिकेट भी सौंपा गया है। अगला है कि बिहार मानवाधिकार आयोग जो है कब गठित हुआ है। तो यह हुआ है 2000 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी होगा। बिहार मानवाधिकार आयोग की स्थापना 3 जनवरी 2000 को किया गया था। इसका पुनर्निर्माण की बात करते हैं यानी पुनर्गठन की बात करते हैं तो 25 जून 2008 को किया गया है। इस आयोग का कार्य राज्य में जो है मानवाधिकार का संरक्षण प्रदान या फिर संरक्षण करता है। बिहार मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष पटना हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश अनंता मनोहर बदर हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जो स्थापना है 12 अक्टूबर 1993 को हुआ था। अगला है कि B.R. अम्बेडकर ने डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना कब किया है। तो ये आपका 1930 में किया गया है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। B.R. अम्बेडकर का जन्म जो है 1891 में मध्य प्रदेश के महू जिले में एक अस्पृश्य जाति यानी महार में हुआ था। इन्होंने मराठी भाषा में 1920 में मूल नायक तथा 1927 में बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। अंबेडकर ने 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा का निर्माण भी किया है। 1927 में समाज समता संघ स्थापित किया। 1936 में इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी का गठन भी किया था। 1942 में ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना भी किया गया था 1942 में। B.R. अम्बेडकर को लंदन में हुए तीनों गोलमेज सम्मेलन यानी 1930 से 32 में अछूतों के प्रतिनिधि के रूप में बुलाया गया था। अंबेडकर को भारतीय संविधान के प्रारूप समिति का जो है दोस्तों अध्यक्ष भी बनाया गया था। अच्छे से याद रखिएगा। उपराष्ट्रपति को पद से कैसे जो है हटाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यसभा के संकल्प द्वारा, ऑप्शन नंबर सी होगा। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए औपचारिक महाभियोग की आवश्यकता नहीं है।
उपराष्ट्रपति को राज्यसभा में प्रभावी बहुमत से पारित संकल्प द्वारा हटाया जाता है। हालांकि इस संकल्प को लोकसभा में सामान्य बहुमत प्राप्त होना चाहिए। पुनः यह संकल्प केवल राज्यसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, लोकसभा में नहीं। परंतु ऐसा कोई प्रस्ताव पेश नहीं किया जा सकता है जब तक 14 दिन का अग्रिम नोटिस न दिया गया हो। उल्लेखनीय है कि उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए संविधान में कोई अधिकार नहीं दिया गया है। उपराष्ट्रपति अपने 5 वर्ष की पदावधि के उपरांत भी पद पर बना रह सकता है जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण न कर ले। राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया जो है अपनाई जाती है। अगला है कि उत्कल दिवस किस राज्य द्वारा जो है मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। उड़ीसा राज्य का गठन जो है 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। इस दिन को उड़ीसा में उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है। आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो आर्द्रभूमि दिवस जो है 2 फरवरी को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब यहाँ पर कुछ परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण दिवस देखेंगे। देखिए 5 जनवरी को जो है राष्ट्रीय पक्षी दिवस, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, 15 जनवरी को जो है सेना दिवस, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस, 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाते हैं और 22 मार्च को विश्व जल दिवस, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाते हैं। आगे कुछ दिया गया है जैसे 29 जून तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, 1 सेकेंड, 29 जून को जो है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस और 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस, 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, 16 सितंबर को विश्व ओजोन परत दिवस, 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाते हैं। सबसे बड़ा अशोक चक्र कहाँ स्थापित किया गया है, तो ये किया गया आपका टोपला कला। ऑप्शन नंबर बी होगा। देश का सबसे बड़ा 30 फीट अशोक चक्र हरियाणा के यमुनानगर जिले के टोपरा कला गांव में वर्ष 2018 में स्थापित किया गया था। इसकी ऊंचाई 30 फीट, वजन जो है 6 टन, रंग गोल्डन और 24 तिल्ली है। ताश के पत्तों में से लाल पत्ती की रानी के नहीं रहने की संभावना है, तो आंसर हो जाएगा 6/13। ऑप्शन नंबर जो है बी सही आंसर होगा। ज्वारंदमुख यानी एस्चुरी कौन नहीं बनाती है, यानी कौन सी नदी दोस्तों बनाती है, नदी बनाती है, तो इसमें देखेंगे तो ताप्ती बनाती है। ऑप्शन नंबर ए होगा। ज्वारंदमुख यानी एस्चुरी नदी के जल में तीव्र प्रवाह के कारण जब मुहाने पर साथ लाए गए मलबा का निक्षेप नहीं होता है तब नदी जल के साथ मलबा भी समुद्र में गिर जाता है, तो नदी का मुहाना उथल यानी उथला होने के बजाय जो है गहरा हो जाता है। ऐसे गहरे मुहाने के जो है ज्वारंदमुख यानी एस्चुरी कहते हैं। अगला है प्रायद्वीपीय भारत। अरब सागर में गिरने वाली नदियां प्रायः एस्चुरी यानी ज्वारंदमुख का निर्माण करती है, जैसे नर्मदा एवं ताप्ती। डेल्टा की बात करते हैं, नदी जब सागर में गिरती है तो वेग अत्यधिक कमी के कारण मुहाने पर इसके मलबा का निक्षेप होने लगता है, जिससे वहाँ विशेष प्रकार के स्थल रूप का निर्माण होता है। इस स्थल को डेल्टा कहते हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती है, जैसे गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। इब्न बतूता किस सदी में जो है भारत आया था, तो ये आपको हो जाएगा 14वीं सदी में। ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। इब्न बतूता मोरक्को यानी अफ्रीका का रहने वाला था, जो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में 1333 ईस्वी में भारत आया था। इसे सुल्तान द्वारा जो है दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था। 1342 ईस्वी में सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा इब्न बतूता को राजदूत के रूप में जो है चीन भेजा गया। इब्न बतूता ने मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं को अपनी पुस्तक यानी किताब उल रहला में वर्णन भी किया गया है। विद्युत शक्ति की इकाई है, तो आंसर हो जाएगा वाट। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। देखिए विद्युत आवेश की इकाई या फिर मात्रक कूलम्ब है। ऊर्जा की मात्रक की बात करते हैं तो जूल हो जाएगा। विद्युत विभव और विभवांतर का मात्रक जो है वोल्ट होगा। विद्युत धारा का मात्रक जो है एम्पियर। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक जो है ओम है। विद्युत चालकता का मात्रक ओम के पावर -1 या फिर महो या फिर सीमेन है। अगला कि सभी अम्ल में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो ये आपका हाइड्रोजन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। हाइड्रोजन आवर्त सारणी का प्रथम तत्व है। इसका संकेत H तथा परमाणु संख्या 1 होता है। हाइड्रोजन एस का ब्लॉक का सदस्य है, यानी एस ब्लॉक का सदस्य है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है।
इसके नाभिक में सिर्फ एक प्रोटॉन होता है, ये भी आप याद रखिएगा। यह आवर्त सारणी का एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है, फिर नहीं पाया जाता है। इसकी खोज जो है 1766 ईस्वी में हेनरी कैवेंडिश ने किया था। प्रकाशिक तंतु किस नियम पर कार्य करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के नियम पर कार्य करते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए निम्नलिखित में से दो शर्तों का होना अनिवार्य है। पहला जो है प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा हो। दूसरा है कि आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा हो। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में प्रकाश का परावर्तन 100% होता है, अर्थात इसमें प्रकाश का अपवर्तन बिल्कुल नहीं होता है। इस कारण जो है पृष्ठ के जिस भाग से पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है वह बहुत कम चमकने लगता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण हीरा का अत्यधिक चमकना, रेगिस्तान में मृग मरीचिका का दिखाई देना, कांच का चटका हुआ भाग चमकीला दिखाई देता है, पानी में पड़ी हुई परखनली चमकीली दिखाई पड़ती है, हवा में यानी पानी में हवा भरे बुलबुले चमकते हैं और कालिख से पोता हुआ गोला चमकता है। प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है। अब यहाँ पर कुछ मैथ का भी क्वेश्चन दिया गया है, तो आप जो है आराम से ग्रुप ज्वाइन करेंगे, वहाँ से आप इसको बनाएंगे। बिहार एसआई से संबंधित आपको हम टेलीग्राम नंबर दे देते हैं, ये रहा व्हाट्सअप या टेलीग्राम नंबर। व्हाट्सअप पे आप मैसेज कीजिए 8756546533। आप इसे जो है बिहार एसआई लिख करके मैसेज कर दीजिए, आपको जानकारी मिल जाएगा। अगला है कौन संयोजी ऊतक नहीं है? आंसर हो जाएगा हार्मोन दोस्तों नहीं है। देखिए उपास्थि रक्त और अस्थि संयोजी ऊतक हैं। संयोजी ऊतक विभिन्न अंगों और ऊतकों को संबंध करता है तथा उन्हें कुछ सहारा भी देता है। इस प्रकार के ऊतक में कोशिकाओं की संख्या कम होती है तथा अंतरकोशिकीय पदार्थ अधिक होता है। अंतरकोशिकीय पदार्थ को मैट्रिक्स कहा जाता है। संयोजी ऊतक आंतरिक अंगों के रिक्त स्थान में भरी रहती है। इसके अतिरिक्त ये रक्त नलिकाओं एवं तंत्रिका के चारों ओर तथा अस्थिमज्जा में पाई जाती है। संयोजी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं, वास्तविक संयोजी ऊतक, कंकाल ऊतक, तरल ऊतक एवं संवहन ऊतक हो जाएगा। वास्तविक संयोजी ऊतक के उदाहरण जैसे एरियोल ऊतक और लिखा गया है जालवत ऊतक। कंकाल ऊतक शरीर के अंदर पाया जाता है, जैसे उपास्थि ऊतक और अस्थि। रक्त एवं लसिका को तरल संयोजी ऊतक भी कहते हैं। उड़ीसा की बादाम पहाड़ी से कौन सा अयस्क जो है निकाला जाता है? तो आंसर हो जाएगा हेमाटाइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। हेमाटाइट एक प्रकार का लौह अयस्क है। यह लाल एवं भूरे रंग का होता है। इसमें धातु का जो अंश है 60 से 70% होता है। भारत का अधिकतर की बात करते हैं, लगभग 58% लौह अयस्क इसी श्रेणी का है। यह मुख्यतः सिंहभूम यानी झारखंड, मयूरभंज, क्योंझर, सुंदरगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक, गोवा आदि में पाया जाता है। उड़ीसा में उच्च कोटि का हेमेटाइट किस्म का लौह अयस्क मयूरभंज व केंदुझर जिलों में बादाम पहाड़ी से निकाला जाता है। भारत में 4 प्रकार के लौह अयस्क पाए जाते हैं, जैसे मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट। मैग्नेटाइट सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क है। इसमें धातु की मात्रा 72% तक होती है। भारत में मुख्यतः दक्षिण पूर्वी सिंहभूम और बराजमदा झारखंड, बेलारी हॉस्पेट कर्नाटक, बिलाडीला छत्तीसगढ़ आदि जगहों पर पाया जाता है। लिमोनाइट में धातु का अंश जो है 40 से 60% तक होता है। पश्चिम बंगाल में रानीगंज क्षेत्र में इस प्रकार के लौह अयस्क मिलते हैं। सिडेराइट में धातु का अंश जो है 48% तक होता है। इसका रंग जो है भूरा होता है। लिमोनाइट तथा सिडेराइट निम्न कोटि का अयस्क या फिर लौह अयस्क होता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला है कि शुंग वंश के बाद किस वंश ने शासन किया है? आंसर हो जाएगा कर्ण वंश हो जाएगा, ये सही होगा। शुंग वंश के अंतिम सम्राट जो है देवभूति की हत्या करके वासुदेव ने 75 ईसा पूर्व में जो है कर्ण वंश की नींव रखी। वासुदेव ब्राह्मण वंश का था। वैदिक धर्म एवं संस्कृति संरक्षण की जो परंपरा शुंगों ने प्रारंभ की, इसे जो है कर्ण वंश ने जारी रखा। कर्ण वंश में केवल 4 शासक हुए हैं, जिससे वासुदेव और भूमिमित्र, नारायण और सुशर्मन, है ना। कर्ण वंश के अंतिम शासक जो है सुशर्मन की हत्या 30 ईसा पूर्व में सिमुक ने कर दी और एक नवीन ब्राह्मण वंश यानी आंध्र सातवाहन की नींव डाली। उल्लेखनीय है कि पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश का स्थापना किया।
पुष्यमित्र कट्टर ब्राह्मणवादी था। डीआरडीओ द्वारा विकसित अस्त्र कैसी मिसाइल है? तो ये आपको हो जाएगा वायु से वायु। देखिए इस मिसाइल को अत्यधिक चालाक है ना, तो मैन यूवर सुपरसोनिक विमानों को निशाना लगाने और मार गिराने के लिए बनाया गया है। उल्लेखनीय है कि डीआरडीओ का गठन जो है 1958 में किया गया है। 1958 में 1916 में सूरत, एक बार फिर से इसको देखेंगे, बोला कि 1916 में कांग्रेस अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। देखिए इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। यह सम्मेलन दो घटनाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा है। जैसे उग्रवादियों को 9 वर्ष उपरांत कांग्रेस में पुनः वापसी हुई, जिन्हें 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच ऐतिहासिक लखनऊ समझौता हुआ। इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने मुस्लिमों की पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की मांग को स्वीकार कर लिया। मदन मोहन मालवीय ने कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य होने वाले इस समझौते का विरोध भी किया था। कांग्रेस का पहला विभाजन कौन से वर्ष में हुआ था? तो देखिए इसका आंसर आपका जो है सी सही आंसर हो जाएगा, 1907 में हुआ था। 1907 में सूरत में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन उदारवादियों और उग्रवादियों में अध्यक्ष पद को लेकर विवाद हो गया था। उग्रवादी लाला लाजपत राय को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे, वही उदारवादी रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। अतः इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है उदारवादी नेता रास बिहारी घोष ने किया। सूरत अधिवेशन का दूसरा चरण बात करेंगे तो बंगाल विभाजन के विरोध में प्रारंभ किए गए स्वदेशी आंदोलन के दौरान उत्पन्न परिस्थितियों की वजह से कांग्रेस के भीतर उपजा नरम दल व गरम दल के मध्य जो है विवाद था। वस्तुतः उदारवादी स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन का प्रसार केवल बंगाल तक सीमित रखना चाहते थे, जबकि उग्रवादी इस आंदोलन को व्यापक तौर पर भारत के अन्य हिस्सों में भी फैलाना चाहते थे। साथ ही उग्रवादी केवल विदेशी माल के बहिष्कार से संतुष्ट नहीं थे, बल्कि वे यही भी चाहते थे कि ब्रिटिश सरकार को किसी तरह जो है सहयोग न दिया जाए। तीसरा कारण जो है भारत में 1905 में आए प्रिंस ऑफ वेल्स के स्वागत समारोह को लेकर था। उग्रवादियों ने इसका जो है विरोध भी किया था। कुछ और दिया गया इसमें, बोला कि एक अन्य कारण अधिवेशन के स्थान को लेकर भी था। उग्रवादी चाहते थे कि 1907 का कांग्रेस अधिवेशन नागपुर में हो, वही उदारवादी चाहते थे कि 1907 का कांग्रेस अधिवेशन जो है सूरत में हो। मतलब दोनों का एक तरीके से मतभेद, अगर ये बोलता कि हम दिल्ली जाएंगे तो अगला बोलता है दिल्ली नहीं जाएंगे। अगर बोल रहा है कि एक लोग बोलता है कि हम अधिवेशन यहाँ पर करेंगे, दूसरा बोल रहा है, मतलब समझ रहे हैं ना कि एक दूसरे की बातों को काटना था, चाहे वो कैसे सही करेगा तब भी काटेंगे, गलत करेगा तब भी काटेंगे। तो इस तरीके से मतभेद हो गया था। इन विवादों के परिणाम स्वरूप सूरत में कांग्रेस का पहला विभाजन हुआ। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस का दूसरा विभाजन 1918 में बम्बई में हुआ। यह विशेष अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता जो है हसन इमाम ने किया था। बिहार के निम्नलिखित जिलों को उत्तर से दक्षिण व्यवस्थित करें। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1, 2, 3, 4। जैसे आपका गोपालगंज, सिवान होगा, बक्सर होगा और रोहतास भी इसमें आपका हो जाएगा। इसमें आपका मानचित्र दिया गया, आप इसको देख सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया गया है, इसको हम देखेंगे। जैसे बिहार में कुल 38 जिले, 38वां जो आपका जिला है अरवल है। बिहार में कुल 9 प्रमंडल हैं, पटना, सारण, मगध, दरभंगा, तिरहुत, पूर्णिया, कोसी, भागलपुर, मुंगेर। बिहार में 101 अनुमंडल तहसील हैं। बिहार में कुल 534 प्रखंड हैं। बिहार का सर्वाधिक गर्म जिला जो है आपका गया है। बिहार का सर्वाधिक ठंडा की बात करते हैं तो गया भी दिया गया है दोनों। बिहार का सबसे कम वर्षा वाला जिला की बात करते हैं तो औरंगाबाद। बिहार का सर्वाधिक वर्षा जिला जो है आपका किशनगढ़ है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। विषम चुन करके बताना है तो ऑप्शन नंबर बी दर्जी हो जाएगा। लकड़ी, फर्नीचर, गेहूं से क्या होगा? तो बताइए, मतलब लकड़ी जो है, लकड़ी का फर्नीचर बनता है तो गेहूं से क्या बनता है? तो गेहूं से देखेंगे तो रोटी बनता है ना। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपातकाल में कौन सा अनुच्छेद निष्क्रिय नहीं होता है? तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 20 व 21। इसको हम करवा चुके हैं, तब भी इसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, ये प्रावधान केंद्र को किसी भी असामान्य स्थिति में प्रभावी रूप से निपटने में सक्षम बनाते हैं। आपातकालीन स्थिति में केंद्र सरकार सर्वशक्तिमान हो जाता है तथा सभी राज्य केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में आ जाते हैं। ये संविधान में औपचारिक संशोधन किए बिना ही
संघीय ढांचे को एकात्मक ढांचे में परिवर्तन या फिर परिवर्तित कर देते हैं। संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल को निर्दिष्ट किया गया, जैसे अनुच्छेद 352 युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाया जाता है, इसे राष्ट्रीय आपातकाल के नाम से दोस्तों जानते हैं। अनुच्छेद 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण लगाया जाता है, इसे 2 अन्य नामों से भी जानते हैं, जैसे राज्य आपातकाल और संवैधानिक आपातकाल के नाम से जानते हैं। एक आपका है अनुच्छेद 360 वित्तीय स्थायित्व अथवा साख के खतरे के कारण लगाया जाता है या फिर लगाया गया है, इससे वित्तीय आपातकाल कहा जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल का मूल अधिकारों पर निम्न प्रभाव पड़ता है, जैसे अनुच्छेद 358 के अनुसार जब राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की जाती है तब अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। अनुच्छेद 359 मूल अधिकारों का निलंबन स्वतः नहीं करता, यह राष्ट्रपति को शक्ति देता है कि वह मूल अधिकारों के निलंबन को लागू करे, अर्थात अनुच्छेद 359 के अंतर्गत मूल अधिकार नहीं अपितु उनका लागू होना निलंबित होता है। वास्तविक रूप में ये अधिकार जीवित रहते हैं, केवल इनका उपचार निलंबित होता है। यह निलंबन उन्हीं मूल अधिकारों से संबंधित होता है जो राष्ट्रपति के आदेश में वर्णित होते हैं। उल्लेखनीय है कि 20 तथा 21 द्वारा अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार किसी भी दशा में राष्ट्रीय आपातकाल में भी निलंबित नहीं होते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। बोला कि कोलकाता का सहयोगी बंदरगाह कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा हल्दिया। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा। देखिए पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के मुहाने पर हल्दिया बंदरगाह का विकास किया गया था। यह कोलकाता बंदरगाह के भार को कम करता है तथा उन बड़े बड़े जहाज़ों का आश्रय स्थल है जो कोलकाता तक नहीं पहुंच पाते हैं। पेट्रोलियम पदार्थ के व्यापार हेतु इस बंदरगाह की विशिष्ट महत्व है। भारत के प्रमुख बंदरगाह जो है दिया गया है। आगे प्रश्न है कि समान नागरिक संहिता का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो ये आपका अनुच्छेद 44 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक में किया गया है। परीक्षा उपयोगी कुछ देख लेते हैं, जैसे अनुच्छेद 37 निर्देशक तत्वों के देश के शासन में मूलभूत है और विधि बनाने में इस तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। अनुच्छेद 38 देखिए राज्य द्वारा जन कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देना। और अनुच्छेद 39 का एक ही बात करते हैं, समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 41 कुछ मामलों में काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार तथा सार्वजनिक सहायता। अनुच्छेद 42 की बात करते हैं तो न्यायोचित एवं मानवीय कार्य दशाओं तथा मातृत्व सहायता के लिए प्रावधान। अनुच्छेद 43 जो है आपका कर्मचारियों को निर्वाह वेतन आदि। अनुच्छेद 43 का एक ही बात करते हैं तो उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों को सहभागिता। अनुच्छेद 43 का बी की बात करते हैं तो सहकारी समितियों को प्रोत्साहन। और अनुच्छेद 45 जो है आपका बालपन पूर्व देखभाल तथा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा। अनुच्छेद 46 जो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं कमजोर वर्गों के शैक्षिक तथा आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 47 पोषाहार का स्तर बढ़ाने, जीवन स्तर सुधारने तथा जन स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर करने संबंधित सरकार का कर्तव्य। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद 48 का क पर्यावरण संरक्षण एवं संवृद्धि तथा वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा। अनुच्छेद 49 स्मारकों तथा राष्ट्रीय महत्व का स्थानों एवं वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 50 की बात करते हैं तो न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलगाव हो जाएगा। और अनुच्छेद 51 की बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहन। देखिए 14वां अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता 22 जनवरी 2024 को कहाँ आयोजित हुआ था, तो ये आपका लिखा गया है कुपुलू दा विशाखापट्टनम। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है पुगा घाटी लद्दाख किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये आपका जो है भूतापीय ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। देखिए भूतापीय ऊर्जा प्रणाली के अंतर्गत भूगर्भित ताप एवं जल की अभिक्रिया से उत्पन्न गर्म वाष्प के द्वारा ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। पुगा घाटी यानी लद्दाख की तरह हिमाचल प्रदेश का मणिकरण भी भूतापीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। झारखंड के सुंदर सूर्यकुंड एवं उत्तराखंड के तपोवन में भूतापीय ऊर्जा की मौजूदगी का पता चलता है। राष्ट्रीय भूगर्भित अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में है जो भूतापीय ऊर्जा के संभावित क्षेत्रों की खोज का कार्य करता है। अगला है कि लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों उपस्थित हो तो लोकसभा के बैठक को सुगम
कौन करता है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अध्यक्ष पैनल द्वारा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। देखिए, संसद के प्रत्येक सदन के अपने पीठासीन अधिकारी होते हैं। लोकसभा में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष और राज्यसभा में सभापति व उपसभापति होते हैं। इसके अलावा लोकसभा में सभापति का पैनल व राज्यसभा में उपसभापति का पैनल भी नियुक्त किया जाता है। अर्थात जब लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हो तो लोकसभा के सभापति पैनल में शामिल लोकसभा के सदस्य द्वारा लोकसभा की बैठक को संचालित किया जाता है। इसी तरह जब राज्यसभा में सभापति व उपसभापति दोनों अनुपस्थित हो तो राज्यसभा के उपसभापति पैनल में शामिल राज्यसभा के सदस्य द्वारा राज्यसभा की बैठक को जो है संचालित किया जाता है। चलिए आगे देखें, क्वेश्चन नंबर आपका 32 बोला कि लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तिथि किसके द्वारा जो है घोषित किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। देखिए, नवगठित संसद के पहली बैठक के पश्चात उपस्थित सदस्यों के बीच से अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तारीख जो है निर्धारित करता है। आमतौर पर अध्यक्ष लोकसभा के जीवन काल पद का जो है एक तरीके से धारण करता है। अगला है कोयला भंडारण में प्रथम राज्य कौन सा है? तो ये आपको हो जाएगा झारखंड। ऑप्शन नंबर सी। कोयला के संचित भंडार का क्रम दिया गया है, जैसे आपका झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश आपको दोस्तों हो जाएगा। भारत के कुल संचित भंडार का लगभग 99% कोयला गोंडवाना संरचना में पाया जाता है, जिसका निर्माण मुख्यतः कार्बोनिफेरस एवं पर्मियन काल में हुआ है। शेष कोयला जो है आपका टर्सियन काल का है। गोंडवाना क्षेत्र कोयला क्षेत्र जो है दामोदर, सोन, महानदी, गोदावरी, पेंच, वर्धा आदि नदी घाटियों का कोयला क्षेत्र है। टर्सियरी है ना, टर्सियरी कोयला क्षेत्र जो है मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, ऊपरी असम और जम्मू कश्मीर कालाकोट क्षेत्र है। कोयला उत्पादन का क्रम की बात करते हैं तो राज्य के अनुसार जैसे छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश और तेलंगाना है। अगला कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसके द्वारा जो है लिखा गया है? तो ये लिखा गया है रूसो के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। रूसो ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट की रचना जो है 1762 में किया था। इसी पुस्तक में यह प्रसिद्ध वाक्य कहा गया था, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है और वह सब जगह जंजीरों से जकड़ा है। रूसो का पूरा नाम जो है आपका ज्या कांग रूसो है। माउंटेस्क्यू फ्रांस का एक प्रसिद्ध राजनीतिक विचारक था। इसने शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत दिया था। इसका प्रसिद्ध पुस्तक जो है द स्पिरिट ऑफ लॉ है। दिदरो फ्रांस का राजनीतिक विचारक था। दिदरो कौन सा स्थान पूर्वी तट पर स्थित है? तो ये आपको हो जाएगा तुतीकोरिन। तुतीकोरिन तमिलनाडु में स्थित है। कोल्लम केरल में है। यह अष्टमुडी बैक वाटर्स स्थित है। और एर्नाकुलम भी केरल में है। यह मरीन ड्राइव के लिए प्रसिद्ध है। कोचीन केरल में स्थित है। इसे अरब सागर की रानी कहा जाता है। 92वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा जो है जोड़ा गया है? तो ये आपको जगह संथाली। ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए, 92वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 नई भाषा जैसे बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली जोड़ी गई। इस प्रकार 8वीं अनुसूची में अब कुल 22 भाषा हो चुका है। अगला है योजना आयोग का किस वर्ष जो है स्थापित हुआ है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होगा। 1950 में हुआ है। योजना आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय था जिसका गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था। भारत में पंचवर्षीय योजना को योजना आयोग के द्वारा ही लागू किया गया है। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना हुई है। नीति आयोग सहकारी संघवाद के विचार के साथ जो है कार्य करता है। नीति आयोग एक जो है थिंक टैंक संस्था है। नीति आयोग का अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग टॉप डाउन दृष्टिकोण पर आधारित था, जबकि नीति आयोग जो है बॉटम अप दृष्टिकोण पर केंद्रित है। नीति आयोग के आकांक्षी जिला कार्यक्रम एसडीजी, इंडिया इंडेक्स, अटल इनोवेशन मिशन आदि पहलों को शुरू किया है। सही सुमेलित कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। संघराज क्षेत्र की बात करते हैं प्रधानमंत्री, राज्य की बात करते हैं दोस्तों तो आपको हो जाएगा राज्यपाल, नगर निगम की बात करते हैं तो महापौर, ग्राम पंचायत की बात करते हैं तो सरपंच हो जाएगा। देखिए, प्रधानमंत्री भारत में सरकार का वास्तविक प्रधान होता है, अर्थात प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है।
भारत में संघीय व्यवस्था लागू है जिसमें राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख होता है, अर्थात राष्ट्रपति राज्य यानी देश का प्रमुख होता है। अनुच्छेद 75 में वर्णित है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। प्रधानमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलवाता है। राज्यपाल राज्य का कार्यकारी प्रमुख यानी संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। अनुच्छेद 153 में राज्यों के लिए राज्यपाल का वर्णन है। नगर निगम शहरों में स्थानीय स्वशासन का सबसे ऊपरी स्तर, इसके प्रमुख को महापौर कहा जाता है। 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा शहरी स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। ग्राम पंचायत गांवों में स्थानीय स्वशासन से संबंधित है, इसके प्रमुख को सरपंच कहा जाता है। 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा ग्रामीण स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा जो है दिया गया है।